ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चल भैया सुनोगे। तैसे यार निखिल सर आज लेके आए अर्जुना जय के अंदर कॉमन रिवीजन एंड द टॉपिक विल बी मोल कॉन्सेप्ट प्लस रिडॉक्स, ऐसा मुझे बताया गया है। तो देवी और सजनों, भाई और बहनों, क्या तो साडी आवाज दिखाई ते तस्वीर सुनाई दे रही है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंकल नैप नहीं हुए, किडनैप भी नहीं हुए हैं। ये कल वाला स्यापा आज भी आ गया है। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, आवाजें और तस्वीरें दोनों दिख रही हैं और सुनाई दे रही हैं, हाँ या ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यार स्क्रीन में कुछ कुछ इशू आ रहा है, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए। रुको गाइस, इट इज वेरी वेरी टफ। एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ स्यापे हो रखे हैं आज की क्लास में। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, मैं वीडियो बना लेता हूँ। स्माइल करके दिखाओ एक बार। स्माइल करो एक बार जल्दी से। जी सर, कर रहे हैं स्माइल। ओके, तो देखते हैं गाइस क्या चल रहा है। स्माइल कर रहे हैं भाई, कुछ स्यापा हो रहा दिख नहीं रहा। कुछ अजीब सा रखा है यहाँ पे। तो कैसे हो? फ्लेक्स नहीं मार रहा भाई, मेरे को स्क्रीन अजीब सी दिख रही है, तो मैं भेजूंगा अभी इशू से चीज। अरे खुश कितने हो रहे हैं नमूनो। तो कैसे हो भाई? तो कल की क्लास लगा ली, रिवाइज कर ली? तो आई थिंक आप लोग को बता दिया गया है। हाँ, राजवंश रोस्टेड यू। ठीक है, वो आदमी घूमते हुए भी रोस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते उसका। चलो, हाँ तो आई थिंक आवाज आ रही है सही से। सही है भाई। देखो स्क्रीन थोड़ी इधर उधर जा रही है, मैं एक बार टीम को बोल देता हूं, क्योंकि स्टार्ट किया तब भी सेम इशू आया, अब भी वही इशू आ रहा है। हाँ भाई, कुछ स्यापा और रखा है। कुछ कर नहीं सकते आज। तो चलो करते हैं जरा सिस्टम सॉर्ट। ठीक है, आ जाओ फिर। तो आज बेसिकली हमें करना है मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स। फिर से मैं एक बात बोल देता हूं आपकी जिंदगी में कि जैसे कि ये एक रिवीजन लेक्चर सीरीज है, तो इस सीरीज के अंदर हम आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि आपने इस पूरे साल में आवारागर्दी नहीं करी है, आपने इज्जतदार तरीके से पढ़ाई करी है, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज करा है, और अगर आपको समरी लेक्चर्स मिले हैं तो आपने वो समरी लेक्चर्स को गो थ्रू किया है। तो अगर ये सारी चीजें आपने करी हुई हैं तो रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज होती है, बिकॉज शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में हम लोग कुछ टॉपिक्स को, मेन टॉपिक्स को गो थ्रू करते हैं, एंड कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस उसके रिलेटेड है वो हम लोग यहां पे देख रहे हैं। यस, तो अगर ये हरकत आपने करी हुई है, बहुत मजा आने वाला है। और अगर इनमें से कोई भी हरकतों में आपने दोगलापन करा है तो फिर तो बस ठीक है, फिर तो जिंदगी बढ़िया चल रही है, फिर कुछ कर नहीं सकते आगे। हैं? हाँ, यस। तो आप बता दो भाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ। देखते हैं, टीम चेक तो कर रही है, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि क्या बोलती है टीम। अभी तक तो हमें आइडिया नहीं है। हाँ, क्या हो गया? 1 मिनट बस रुक जाओ, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर स्यापे बहुत हो रखे हैं आज की क्लास में, तो वही सीन सॉर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेट्स सी। और कुछ जिंदगी में चल रहा है आपकी तो बता दो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे हम लोग आज। ठीक है, स्यापा इज गोइंग ऑन हियर। हाँ, 11th इज वेस्टेड। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनेगा, टेंशन मत लो। हाँ, ठीक है, तब तक अच्छा। हैंडशेक। यार उसके ऊपर बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सच्चाई छुपाई गई, अफवाहें उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। बाकी समझदार को इशारा काफी है। हैं, तो मैं इसके आगे इसके ऊपर का कभी कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टीम की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। सबके सब नशे करके पड़े हुए हैं। तो टूटी हुई स्क्रीन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे चीजें थोड़ी डिस्टॉर्टेड दिख रही हैं, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, तो आ जाओ फिर फोड़ते हैं क्लास को।
ठीक है। हाँ तो लेट्स बिगिन। लो ये लो एक और से आपा ये भी फ्रीज हो गई, बेड़ा गर्क है। करे तो करे क्या, क्लास नहीं हो पा रही है। स्क्रीन फ्रीज हो गई भाई, स्क्रीन फ्रीज हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ले देखो, कुछ भी लिखो फ्रीज हो गया। ओके गाइस, हमारी रोज की तरह की जिंदगी में स्यापे की स्यापे चल रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए हम लोग आपको गायब करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा गायब हो जाऊंगा, स्क्रीन वापस से ऑन किया जाएगा सिस्टम। अब देखते हैं क्या सिस्टम हो गया है। 5 मिनट के लिए आपको मेरी शक्ल नहीं मिलेगी, तो आप लोग रेस्ट करिए। यस, ये स्क्रीन एक बार मुझे बता दीजिए, आर वी ऑडिबल एंड विजिबल, यस और नो? हाँ बताओ, क्या आवाज दिखाई और तस्वीरें सुनाई दे रही हैं? जल्दी नाल दसो क्या हो गया यहां पे। हाँ, रिफंड मांग रहा है। अरे वाह शेर, तेरे को एक तो क्लास दे रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा, उसमें भी रिफंड। रिफंड हमको तेरे से मांगना चाहिए कि पूरा साल तेरे को पढ़ाया फिर भी तू ऐसी कंडीशन पे है। हाँ तो अब उम्मीद करो ये आवाजें और तस्वीरें सही रहे, क्योंकि ये कुछ भरोसा नहीं है। लो ये आ गया स्यापा, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। गाइस अगर ये एक बार और नहीं चला, मैं क्लास बंद कर दूंगा इसके बाद, ठीक है। लेट्स सी क्या करता है ये। यस तो चलो देवी और सजनों, आइए स्टार्ट करते हैं सिलसिला इसका। तो आज बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट करना है, तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं बोल देता हूं, आपके क्लासेस में अगर फॉर्मूला शीट आपको प्रेजेंट है तो आपको मिल गई है, वेल एंड गुड। नहीं तो एक फॉर्मूला शीट मैं बनाता हूं, पर चैप्टर आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। इसके पीपीटी के अंदर मैंने अटैच कर दी है, जिनके पास नहीं है पीपीटी में आपको मिल जाएगी। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो जो फॉर्मूला वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा सीधा मोल की, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब तक क्लास चल रही है, तो लेट्स गो फॉर दिस। मोल के अंदर मैं बात करता हूं सीधा सीधा कि मोल क्या होता है। मोल इज जस्ट अ नंबर। पहले मैं मोल को स्टार्ट करूंगा, मोल से फिर हम लोग रिडॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मोल क्या होता है? मोल इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर होता है। आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, दुनिया जहां की हैं, ठीक है, दुनिया जहां की हैं। तो हमारी जिंदगी में उन एलिमेंट्स, उन एटम्स, उन प्रोटॉन्स, उन न्यूट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे हमारे पास, तो उसको ऐसे एटम्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं मोल। जैसे मोल एक सिंपल भाषा में एक नंबर है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसे डजन, अगर मैं आप लोगों से बोलूं व्हाट इज द डजन, तो आप बोलेंगे सर डजन का मतलब 12 होता है। तो डजन के आगे कोई चीज लगा दो, डजन पेन तो मतलब 12 पेन, डजन बनानास मतलब 12 बनानास। तो इसी हिसाब से चलता है कि आपका जैसे डजन एक यूनिट है, उसी तरह से मोल भी क्या है? इट इज जस्ट अ यूनिट। ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है, और ये यूनिट ही रिप्रेजेंट करता है पूरे इस सिस्टम को। यस हाँ, आवाज नहीं आ रही है यार? ऐसा मत करो, आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज दिखाई दे रही है? जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। तो ये नंबर की वैल्यू कितनी होती है? ये नंबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ये वैल्यू जो रहती है, दिस इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको बस एक नंबर याद रखना है, ये नंबर होता है। कुछ जगह पे इसको हम लोग एनए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। एंड एवोगैड्रो नंबर जो है, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, विच बेसिकली मींस कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं, मतलब ये वैल्यू आपकी फिक्स रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। यस अब बता दीजिए, इसमें कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा किसी को, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लो 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, लेट्स से मेरे पास ये है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जिंदगी में एक मोल, जहां भी मोल लिखा हुआ है, जहां भी मोल लिखा हुआ है, वहां पे बस एक नंबर डाल दिया करो। तो अगर आपको क्या करना है, अगर यहां पे मेरे को मोल लिखा है, तो इसका मतलब होगा मेरे पास 1 इंटू ये नंबर डाल देना है यहां पे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। अगर मान लो कोई मेरे से बात करे कितने एटम्स है, ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स, ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स। अब मैं एटम्स की बात करता हूं, तो एक क्लोरीन के अंदर हम जानते हैं, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? सर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर हैं 2 क्लोरीन के एटम्स। दिख रहा है आप लोगों को? देखो जरा,
क्योंकि यहां पे क्या बात है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन Cl2, तो एक क्लोरीन के अंदर दो क्लोरीन एटम्स हैं, तो उसी तरह से अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, तो इस पूरे चीज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 पॉइंट, ये आ गया 2 इंटू 1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्लोरीन के एटम्स। तो आई थिंक ये वाली बात आप सभी को क्लियर है कि इसमें इतने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यस, तो ये हमारे पास Na है, तो ये हमारे पास 2Na एटम्स हो जाएंगे। हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? बताओ, ये क्लियर है सबको? तो इसी के हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है। जस्ट 1 सेकेंड। तो इसी हिसाब से एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। द फॉर्मूला इज कि आपके पास जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं, क्योंकि अगर मेरे को देखो, अब मेरे को अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे तो मैं उसके अंदर से निकालना चाहता हूं कितने मोल्स हैं, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, और वो फॉर्मूला सीधा सीधा है, दैट इज जितने भी पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो अगर आपको कभी भी जिंदगी में मोल निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कुछ भी हो सकता है एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है आयन हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कुछ भी हो, अगर हमारे को कभी भी मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, इनको नोट मत करो, टाइम नहीं है, सिर्फ अभी सुनो, क्लास के बाद नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अभी सिर्फ सुनते जाओ क्योंकि तेज होगा यहां पे। तो आपके पास क्या है, जो भी मोल्स आपको निकालने हैं, मोल्स को निकालने के लिए जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको मोल्स मिल जाएगा। यस, तो यहां पे अगर हम देखें, जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा पूरे का पूरा। यस, यहां पे देखेंगे, कहता है 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर। तो हमारी जिंदगी में एक कंटेनर है, उसके अंदर कहता है 0.1 मोल गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है सर? इसके अंदर से क्या करा, इतने मॉलिक्यूल्स को हमने बाहर निकाल दिया। तो इसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को आपने बाहर निकाल दिया, कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। इनको क्या कर दिया, इनको आपने बाहर फेंक दिया। तो कहता है ये बताओ, कैलकुलेट रिमेनिंग मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंटेनर, कि इस कंटेनर में अब बताओ कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बची है, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग एक बार। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इतने मोल्स में से इसके मोल्स माइनस कर दोगे तो इसके मोल्स निकल जाएंगे। तो ये इसके मोल्स देख लेते हैं, तो सर ये कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रोन आउट, ठीक है, जो बाहर फेंक दी गई है, तो कितने बच होंगी, आई थिंक जो अभी फॉर्मूला बताया, गिवन एंटिटीज अपॉन नंबर ऑफ अपॉन द एवोगैड्रो नंबर, तो हो जाएगा सर 6.022 इंटू 10 की पावर 21, ये हमारे पास थे, इसको डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो ये क्या हो जाएगा, इतने मोल्स हमारे पास हैं, तो ये खत्म हो गया इससे, ये आ जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 0.01 मोल्स। यस, ये आपने बाहर फेंक दिए, तो इतने मोल्स थे, 0.10 मोल्स थे, ये कितने आए, ये आया 0.01 मोल्स, ये आपने बाहर फेंक दिया, इसको बाहर फेंका, इतना था। तो अगर मोल्स लेफ्ट की बात करते हैं कि कितने मोल्स लेफ्ट हो गए, तो मैं सीधा सीधा लिख दूं दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 0.10 माइनस 0.01, दैट इज कमिंग आउट एज 0.09 मोल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, बताइए, डन है ये, यस और नो? हाँ, अगर ये क्लियर है आप लोगों को तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअल एटॉमिक मास। अब इसमें ना मोल्स में कुछ कुछ टर्म्स हैं जो अपने को समझनी है कि क्या क्या टर्म्स आ रही हैं। जैसे एक आती है एक्चुअल एटॉमिक मास। मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे मान लो लेट्स से कि आपका वजन, किसी ह्यूमन बॉडी का वजन है 70, यस, तो मान लो एक इंसान है, ये इंसान है, आप इसका वेट बोलो कितना है, तो तुम बोलोगे सर इसका वेट है 70 किलो, ठीक है। अब इसको अगर मैं ग्राम्स में बोलूं रिप्रेजेंट करने को कि ग्राम्स में वेट कितना आ रहा है, तो वेट कितना आएगा ग्राम्स में, सर ये आ जाएगा 70,000 ग्राम्स, यस और नो। अब ये जो एक्चुअल इसका मास आता है ना ग्राम्स में, किसी भी चीज का मास ग्राम्स में अगर आता है उसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। राजवंश सर आया, वही परेशान कर रहा ना वो आदमी, क्लास चल रही है मेरी है तो कहता परेशान करता हूं, बेले मार रहा है, छोटे बच्चे वाली हरकतें नहीं होती, बेल मार रहा बार बार, बाहर जाऊंगा गायब हो जाएगा। तो
व्हाट डू यू से? क्लास होने का देते हैं, पहले काला जादू करवा देते हैं, क्लास शुरू होती है तो फिर बेल मार देते हैं। बताओ, टीम नशे कर रही है अभी भी। कुछ नहीं कर सकते इनका। चलो ये हो गया। अब इसी तरह से मान लो कोई एटम है, किसी भी एटम का मास जो है, किसी भी एटम का मास अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, उसको बोलते हैं उसका एक्चुअल एटॉमिक मास। तो अगर मैं यहां पे बात कर लूं, कोई भी एटम है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है ना, वो आता है 1 इंटू अप्रोक्सीमेट क्लोज, वैसे 1.008 होता है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स ये मास आता है हाइड्रोजन का। तो ये क्या हो गया? ये इसका एक्चुअल एटॉमिक मास हो गया। क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? बताओ। ऐसे ही मान लो हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लेट से ऑक्सीजन है, ये आ जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये मैं आपके सामने क्यों लिख रहा हूं, इसका कुछ रीजन है। ठीक है, क्योंकि यार ये जो ये मास है ना, आप एक चीज देखोगे, जब आप एक्चुअल एटॉमिक मास निकालते हो, इसको पूरे शॉर्ट में हम लोग आम बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहां पे आम में क्या होता है? आम में ना एक कॉमन यूनिट है जो बार बार रिपीट होता जाएगा, जो बार बार रिपीट होता जाएगा। वो कौन सा यूनिट है? वो आप देखोगे ये है, ये वैल्यू अगर आप देखेंगे, दिस वैल्यू इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, और अगर ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो वहां पे ना इसको, ये क्वांटिटी को एनालाइज किया गया कि ये क्वांटिटी कौन सी है। एक्चुअल में ये जब एनालाइज किया गया कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी, तो ये एक्चुअली होता है, मतलब कैलकुलेशन करेगी, बहुत सारी मेहनत करी गई। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करी गई, पता लगा कि जो ये कॉमन यूनिट है ना 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, एक्चुअल में ये एक ऐसा वेट है जो कि आपका किसका होता है? कार्बन 12 को ले लो, तो कार्बन 12 का आइसोटोप उठा लो, और कार्बन 12 का एक आइसोटोप उठाना, एक एटम उठाना बेसिकली। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप, उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आती है? एग्जैक्ट ये वैल्यू आती है। तो इसको ना एक नाम दे दिया गया, इसको एक नाम दे दिया गया, क्या? यूनिफाइड मास। तो बोल दिया गया कि ये चीज क्या है? दिस इज बेसिकली इक्वल टू यू, जिसको आज की क्वांटिटी में क्या बोल दिया जाता है? यूनिफाइड मास बोल दिया जाता है। तो ये यूनिफाइड मास है, और ये वेट हर जगह दिख रहा है, ये वेट हर जगह दिख रहा है। और अगर ये वेट हर जगह दिख रहा है, तो इसको ना आसान करना है, क्योंकि ऐसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। हाइड्रोजन का मास ये है, कार्बन का ये, ऑक्सीजन का ये, ऐसे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो एक इजी यूनिट बनाया गया। कहते काम करते हैं ना, अगर इसके मास को u से डिवाइड कर दो, अगर तुम इसके मास को u से डिवाइड कर दो, मतलब वो वेट को डिवाइड कर दो। यस, इसके मास को अगर तुम u से डिवाइड करो, इसके मास को अगर तुम u से डिवाइड करो, तो क्वांटिटी बहुत इजी नहीं आ जाएगी। ये करने के बाद हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है? सर 1 आ रहा है। कार्बन का मास कितना आ रहा है? सर 12 आ रहा है। सर ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? सर ऑक्सीजन का 16 आ रहा है। ये जो मास निकल के आता है, इसके मास को डिवाइड करने के बाद इसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो मास निकला, इसको बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो ये क्वांटिटी आपकी आ गई रिलेटिव एटॉमिक मास की, राम बोलते हैं इसको। तो वही आगे डिफाइन किया गया, दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट में बी डिवाइड एज एवरेज। एवरेज वही है कि C12 एटम के 1/12 के अलावा के कंपैरिजन में वो कितना हैवी है, इसको बोल दिया जाता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी एटम है, जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलूं कि ये आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का अगर मुझे आम निकालना है, तो आम कितना हो जाएगा इसका? सर ये हो जाएगा, जो भी इसका मास नंबर होता है 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। वेयर एज अगर मुझे इसका राम निकालना है, तो कितना हो जाएगा? ये चीज हटा के, इसको हटा के लिखो, कितना आ जाएगा? बेसिकली 23 आ जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली हिसाब होता है आम और राम का। अब इसी के जैसी एक हमारे पास फॉर्मूला आता है कैलकुलेट करने का, कल को नंबर ऑफ आपको एटम्स निकालने हो, तो जितना आपका गिवन मास है, ठीक है, जो भी मास दे रखा है, उसको डिवाइड कर दो राम से। तो राम से आपको मास डिवाइड करना है, गिवन मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय द राम ऑफ एटम। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास उस नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। यस, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मेरे को सोडियम के दे रखे हैं कि मेरे को मास का था सोडियम का ना 46 मास दे रखा है,
तो तुम्हें वो निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? सोडियम का राम कितना निकाला आपने? सर ये निकाला आपने 23, तो डिवाइड किया तो 2 सोडियम के एटम आ गए। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। देखा यह गया आपकी जिंदगी में कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि आपके बहुत सारे रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो वो 35, उसका एक आइसोटोप ये होता है, एक क्लोरीन है वो बैठा हुआ है 37 में, ठीक है, एक आइसोटोप उसका ये होता है। तो आपके जो एटम्स हैं वो मल्टीपल उस रूप्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं और बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, 16 में बैठता है, 17 में बैठता है, 18 में बैठता है। जैसे मैं कार्बन की बात करूं, 12 में बैठता है, 14 में बैठता है, इवन 13 में भी बैठता है, ठीक है। इसी तरह से मान लो हाइड्रोजन की बात करो, 1 2 3 तीनों में बैठते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट होते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि जो ये एटम्स हैं जो कि मल्टीपल रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको आइसोटोप्स बोलते हैं बेसिकली। तो ऐसे एटम्स के मास को फिक्स करना पड़ेगा। आप क्लोरीन का मास अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, आप बोलोगे सर क्लोरीन का मास 35 हो सकता है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं इसका, लेकिन 37 वाला बुरा मान जाएगा। तो ऐसे केसेस में ऐसे एटम्स जिनके मल्टीपल आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनके अलग अलग मासेस होते हैं, उसको एक फिक्स मास देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकी एवरेज लेनी पड़ती है। तो वो एवरेज कैसे लेते हैं? एक्चुअल में हमें ना इनकी परसेंटेज पता होनी चाहिए, परसेंटेज अबंडेंस, कि नेचर में कितना बैठा हुआ है ये। तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस मोटी मोटी जो आती है 75% आती है, इसकी परसेंटेज आती है 25%। तो हिसाब करना है, अब हमको आम निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर मान लो मुझे इसकी एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले की परसेंटेज के साथ उसका मास प्लस दूसरे की परसेंटेज के साथ उसका मास। अभी जैसे यहां पे 2 ही है, हो सकता है 1 से ज्यादा हो, तो ऐसे ही परसेंटेज 3 के साथ उसका मास, सो एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। और टोटल परसेंटेज कितनी होती है आपकी, आई थिंक वो सभी के सभी जानते हैं। अगर आप ऐड करोगे तो परसेंटेज कितनी आ जाती है, 100 आ जाती है। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ जल्दी से। और अगर ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, तो क्वेश्चन करा दो इसके अंदर। यस, हाँ। अब एक चीज बताता हूं और सुनो, जैसे अगर आप क्लोरीन की कैलकुलेशन करोगे, तो क्लोरीन की कैलकुलेशन करोगे ना यहां पे, तो ये आएगा 35 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइड करेंगे 100 से। ये सॉल्व करोगे तो ये 35.5 आएगा। अब इसमें आप एक दो चीजें बता सकते हो। एक दो चीजें क्या बता सकते हो, कि ये जो मास होगा ये हमेशा इन दोनों के बीच का मास होगा, 35 और 37 के बीच का होगा। एक बात आप ये बता सकते हो। दूसरी बात आप ये बता सकते हो कि जो ये मास आएगा ये उसके ज्यादा नजदीक होगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो 35 वाले की परसेंटेज है 75, तो ये ज्यादा परसेंटेज का है, तो जो आपका फाइनल मास निकल के आता है वो उसके ज्यादा नजदीक होगा जिसकी की परसेंटेज क्या है, जिसकी परसेंटेज आपकी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ये दो बातें आप एवरेज एटॉमिक मास में बता सकते हैं। और अगर ये वाली बात क्लियर है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, करो इसको एक बार ट्राई। यस, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। यस, करो। यहां पे अगर आप देखोगे, कैलकुलेट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स रिस्पेक्टिवली, तो आपको 3 आइसोटोप दे दिए आयरन के, और कहता है इसकी एटॉमिक मास निकाल के बताओ, ठीक है। पर अबंडेंस दे रखी है, मास दे रखे हैं, एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा यहां पे। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, वही वाली बात, परसेंटेज 1, ठीक है। तो आप ऐसे सीधा करो, परसेंटेज 1 मास 1 प्लस परसेंटेज 2 मास 2 प्लस परसेंटेज 3 मास 3, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज 1 है 5 इंटू मास 1 54 प्लस परसेंटेज 2 है 90 इंटू मास क्या है 56 है, प्लस अगला क्या है 5 इंटू मास आ गया 57। इसको डिवाइड कर दिया पूरे को 100 से, सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आ रहा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लिखा है मैं देख देता हूं, बी लिखा हुआ आंसर, तो मतलब ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, मैं बस ये बता रहा हूं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी की कहानी, जो बातें आपने एटम्स में करी हैं वही सारी की सारी बातें
अब आपके किस में आ जाती हैं, वही सारी बातें अब आपके मॉलिक्यूल्स में भी आ जाती है। जिस तरह से एटम को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो एक एटम है, उसका मास जैसे हमने बात करी थी लेट्स से कार्बन की, तो 12 मास आ रहा है, तो उसके रियल मास को 12 इंटू 1.66, वैसी तरह से जैसे क्लोरीन है, इसका जब आप निकालोगे एक्चुअल मास इन ग्राम्स, ये आता है 71 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। इसी तरह से मान लो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मास कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन डालोगे तो ये आता है 98 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये जो रियल मासेस आ रहे हैं, रियल मासेस जो हैं रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों। वाह गौरव राजपूत, देखो कुछ यहां लिखा है, यहां पे कुछ लिखा है देखो, हाँ देखो कुछ बढ़िया सा लिखा होगा, जब पागल हूं मैं जो रिकॉर्डेड क्लास में टेक इश्यूज आ रहे हैं भाई, सही बोल रहा तू, ये क्या बोल रहे हैं लोग, इनका भी तो देखें। वही गौरव वही नशा कर रहा है ना जो हमारी टीम कर रही है पीछे से। जी वही लग रहा है मुझे, और तो कोई हिसाब है नहीं क्योंकि टीम कुछ कुछ तो बोल रही है। यस वही वाले नशे कर रहा है। भाई बैच में बहुत लोगों को जरूरत है नशे की, गौरव करवा दे करवा दे इनको। यस तो यहां बात करते हैं, तो आपका जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास, किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास जो है उसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे किसके अंदर, ग्राम्स में, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। तो दिस इज AMM, ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अब इसी के मास में फिर वही वाली बात, इसी के मास की अगर ये क्वांटिटी हटा दूं, मैं ये हटा दूं, तो ये हटाने के बाद जो चीज आती है उसको बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो इसको बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक अब इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, RMM हो गया तो इसका आ जाएगा 71, H2SO4 का कितना आ जाएगा 98, सो एंड सो ऑन। जी सर ये क्लियर है। आयोडेक्स के नशे कर रहा हूं सर मैं। तो यही वाली बात डिफाइन कर दी इसको मैंने, ठीक है, ये देखो वही सब बातें, पुरानी बातें। तो सर H2SO4 का कितना आ जाएगा, इसका 98 हो जाएगा, सो एंड सो ऑन। जी सर क्लियर है, ये नया कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और कुछ बताओ जरा इसमें, फॉर वही वाला फॉर्मूला भी देखो सेम, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं बेसिकली, तो जो भी गिवन मास है उसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा, आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, लेट्स से आपकी जिंदगी में कितना ले लूं मैं, 294 ले लो, 294 आपके पास है यू, ठीक है, इसके अंदर बताओ कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, किसके, H2SO4 के, तो कितने आएंगे भाई, इसको डिवाइड कर देंगे इसके रिलेटिव एटॉमिक मास से, जो भी आता है यहां से डिवाइड कर दोगे तो आई थिंक ये निकल के 3 आएगा, अगर कैलकुलेशन ठीक बनाई है मैंने क्वेश्चन में तो, ठीक है, तो 3 आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरह से हिसाब होता है। अब तीसरा इसमें आता है मोलर मास, ठीक है, उसी तरह से मोलर मास का मतलब होता है सिंपल भाषा में, ठीक है, सिंपल भाषा में कि आपकी जिंदगी में एक मोल पार्टिकल्स का मास। तो एक मोल पार्टिकल का मास मतलब, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास लेट्स से क्लोरीन ले लेते हैं, तो ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन लिया। अब क्लोरीन का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एक क्लोरीन की बात कर रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल की कितना होता है सर, एक मॉलिक्यूल का मास होता है क्लोरीन का, दैट इज 71 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये होता है। अब अगर मैं इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मुझे निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास का मतलब होता है कि एक मोल का मास, एक मोल पार्टिकल का मास। तो एक मोल पार्टिकल जैसे हो गया, इसको एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 71 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24, ये आपका पूरे का पूरा ग्राम में आ जाएगा। मजेदार बात ये होती है कि ये वाला जो मास है और ये वाला जो मास है, ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 71 ग्राम्स, विच बेसिकली मीन्स कि आपकी जिंदगी में अगर आपको कभी भी मोलर मासेस निकालने हैं तो मोलर मास और रिलेटिव ये मास सेम ही होते हैं, बस यहां पे ग्राम आ जाता है, उसमें यूनिट नहीं रहता है, बस इतना गेम है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक मोल पार्टिकल का मास क्या होता है, वही जो रिलेटिव मासेस आप निकालते हैं वही होता है, उसको सिर्फ ग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड मोलर मासेस, ठीक है। अब ये एटम में भी आ जाता है, मोल्स में भी आ जाता है। तो अगर मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है, अगर मैं आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने का फिर सीधा फॉर्मूला बन जाता है
एज यूजुअल दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपको जो भी मास दे रखा है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो क्लोरीन में दे रखा है कि हमारे पास क्लोरीन दे रखा है आपको लेट्स से 142 ग्राम्स, ये तुम्हें दे रखा, कहता है इसमें मोल्स बताओ, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे 142 के इसके एवरेज मतलब मोलर मास से डिवाइड किया दैट इज 2 मोल्स। इस तरह के आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। यस, तो ये वाले क्वेश्चंस अपन कर लेंगे। अब एक क्वांटिटी और आती है इसमें, 2-3 छोटी छोटी क्वांटिटीज, वो सुन लो, इसके बाद कवर कर लेते हैं। लैग 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 क्यों कर रहे हो? और यार लैग हो रहा है क्या? आज दुनिया जाके स्यापे क्यों रखे हैं? क्या बोल रहा है मेरा बीएम? यस, लैग हो रहा है क्या? जल्दी बताओ जल्दी। लैगिंग और नो? नहीं हो रहा, ठीक है। यस, अब सही है। चलो अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास में। कुछ नहीं होता, कहीं भी ऐसे ग्राम एटॉमिक मास लिखा हो, ठीक है, सिंपल भाषा में उसका मतलब होता है 1 मोल एटम का मास। तो जैसे मान लो मुझे बोलता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जैसे मान लो मेरे को बोलेगा कि भाई एक काम करो, आप बताओ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो अगर आपसे ये पूछता है अपन सीधा बोलेंगे 1 मोल सोडियम का मास, और 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है 23 ग्राम होता है। ये पता है हम लोगों को। उसी तरह से मॉलिक्यूल कहा जाता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मान लो मेरे को कोई बोलता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाता है सर? 71 ग्राम हो जाता है। तो ये ऐसी 2 टर्म्स आती हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और ये अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद आ जाते हैं इसके पूरे की समरी के ऊपर। ये समरी आपके सामने है। अगर आपको कभी भी जैसे एटम में निकालना हो तो एटम में एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है। इस यूनिट को हटा दोगे तो राम आ जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसी के आगे ग्राम लगा दोगे, ग्राम पर मोल, तो मोलर मास आ जाता है। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम करोगे तो ग्राम्स में रिप्रेजेंट करोगे एक मॉलिक्यूल का, तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। उसी इस यूनिट को हटा दोगे तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, और 1 मोल मतलब इसी के आगे ग्राम पर मोल लगा दोगे तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा। ये आपकी पूरी के पूरे टॉपिक की समरी हो गई। इसी के ऊपर जो ये 3-4 फॉर्मूलेज मैंने बीच बीच में बताए, ये आपके पूरे के पूरे समरी है। यस, दिस इज डन। अरे इसमें हम लोग क्विक रिवीजन प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिवीजन। ठीक है, आपके दिमाग में रिवीजन का कॉन्सेप्ट सेट नहीं हुआ है क्या अभी तक? है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन करके बताओ फिर, अगर आपको इतना ही आता है तो। लो जी मित्रों, क्वेश्चन है जेईई मेंस का, रीसेंट है, सवाल सॉल्व करके बताएंगे एक बार। चलिए गाइज, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आओ, अगर आपको समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे, और उत्तर बताओ जरा क्या आ रहा देवी और सज्जनों इसका। यस, करो भाई, करो करो। सीटीएम का मतलब होता है कमिट टू माइंड, बताया था मैंने आपको। ये हो आप, ठीक है, ये है आपका माइंड, इसके ऊपर जोर डालना है, इस पे डालो जोर, ठीक है, जोर डाल के उस चीज को याद करना है, ठीक है, कमिट टू माइंड। ओके, हाँ जी सर, करो भाई, इसका उत्तर बताओ जरा। कैन दी उंदीसी नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज दिस। तो आपको 8 ग्राम सोडियम दे दिया है, उसके अंदर उसके एटम्स एक्स हैं, वैल्यू एक्स निकालनी कितनी है। तो यार तुम्हारे दिमाग में ना देखो, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप यूनिटरी मेथड से करोगे, देखो सबसे आसान होते हैं ये। मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई 1 मोल अगर मेरे पास सोडियम है, ठीक है, 1 मोल अगर मेरे पास सोडियम है तो उसके अंदर मास कितना होगा सर? उसका मास होगा 23 ग्राम। अच्छा, और उसके अंदर कितने वो होंगे पार्टिकल्स, कितने निकलेंगे, मतलब आपके पास एटम्स कितने होंगे? तो सर 1 मोल सोडियम के अंदर होंगे एवोगाड्रो पार्टिकल्स, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ये होंगे। क्या इसमें किसी को कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा? यस, ये कर सकते हैं सारे के सारे। तो अगर आप ये हरकत कर सकते हो कि 1 मोल सोडियम में इतना मास होता है और इतने एटम्स होते हैं, ये करने में दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से बोल सकते हो कि भैया आप यूनिटरी लगाओ, तो 8 ग्राम के अंदर फिर एक्स एटम होंगे, हां या ना, बताओ जल्दी से। तो यहां से निकाला जा सकता कि नहीं निकाला जा सकता? इसमें कोई प्रॉब्लम?
कर लोगे यहां से, बस इसी तरह से डिवाइड करना है, एक्स निकल गया उसको रख के आंसर निकाल लेना, ठीक है। हाँ सर, इसमें कोई प्रॉब्लम? और किसी को अगर ये मेथड पसंद नहीं है तो मेथड नंबर 2, ये तो गया मेथड 1, इसको बोलते हैं यूनिटरी, जिसमें दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। एक मेथड आ जाता मोल्स निकालने का, मेथड नंबर 2 में मोल्स निकाल लेना। तो मोल्स ऑफ सोडियम निकालना कितने हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहां से मोल्स निकल गए, ठीक है। और अगर आपको निकालने नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं, दैट इज जो भी उसके मोल्स होते हैं इनटू द एवोगैड्रो नंबर, यहां से आपके पास एटम्स आ जाएंगे। तो 8/23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहां से आपके पास वो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। हाँ डन सर। और अगर ये वाली चीज क्लियर है तो लो जी मित्रों, एक जेई एडवांस का सवाल देखते हैं इसके ऊपर। लो, दिस केम इन 2003, यस, इसको ट्राई करते हैं। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, बहुत पोल पोल कर रहे हो, लो तो मैं इस पे एक पोल दिया जाएगा, सिंगल चॉइस है, चलो बहुत ज्यादा पोल पोल हो गया, अब करो जरा सवाल, ठीक है। हाँ आ जाइए, इस सवाल का उत्तर करते हैं। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स निकालने हैं, आपको मास दे रखे हैं, इनके मोलर मासेस, यस एटॉमिक बेसिकली, एक मोल के मास। तो क्या करेंगे सर, यहां से अगर हमको मोल्स निकालने हैं तो मोल्स निकालो, देखो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके एटम्स भी ज्यादा ही होंगे, यस, जितने ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे मैं सीधा सीधा निकालता हूं, अगर मोल्स ऑफ कार्बन की बात करोगे 24 है, मासेस साथ में लिखे हुए हैं, तो कितना आ जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा 2 मोल्स। तो 2 मोल्स हमारे पास कार्बन है, तो 2 मोल्स कार्बन मतलब 2 Na कार्बन होंगे हमारे पास। इधर देखो सर, यहां पे अगर हम लोग मोल्स ऑफ आयरन निकालें कितने आ जाएंगे, 56 डिवाइडेड बाय 56, दिस इज 1 Na, ठीक है, इतने एटम्स होंगे। यहां पे मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं एटम्स की बात कर रहा हूं। इधर देखो जरा एल्यूमिनियम, फिर वही वाली बात सर, 27/27 ये कितना आएगा, 1 Na आएगा, ठीक है। अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें, और इसी तरह से अगर मैं सिल्वर की बात करता हूं, ये आ जाएगा 108/108, दिस इज ऑल्सो 1। आई थिंक 1 आ रहा है सब में, तो अरे तो सब में 1 आ रहा। अच्छा उन्हीं पहले वाले में 2 था, और अगर पहले वाले में 2 था तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले सवाल आई थिंक तुम लोग खोल लोगे, यस। तो ठीक है भाई, स्टिल गुड, 86 में लाए हो तुम लोग। चलो अगला सवाल मित्रों, अब एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे और सीख लेते हैं, फिर उसके ऊपर सवाल दूंगा आपको मैं, ठीक है। दैट इज, अगर हमारी जिंदगी में आते हैं एसटीपी एनटीपी, आप में से बहुत सारे लोग एसटीपी एनटीपी में काफी कंफ्यूज रहते हो। एसटीपी का मतलब होता है बेसिकली जहां पे प्रेशर 1 बार रहता है एंड टेम्परेचर कितना रहता है 273 केल्विन, ये दिमाग में रखना है। वेयर एज अगर मैं एनटीपी की बात करूं तो एनटीपी पे जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये एसटीपी और एमटीपी, इनकी कंडीशंस का अंदाजा लगा के रखना है, बिकॉज ये कंडीशंस अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है, यस। हाँ अब पॉइंट आ जाता है कि सर वॉल्यूम कितनी आती है, एक चीज आती है उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होती है एक मोल गैस की वॉल्यूम, तो एक मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये दिमाग में रखना है कि एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर पर मोल, वेयर एज एसटीपी पे जो वॉल्यूम होती है वो आती है 22.7 लीटर पर मोल। यहां पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, स्कूल वाले तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, स्कूल वालों ने सर एस क्या करवाया है, स्कूल वालों ने रूम टेम्परेचर कहा है, तो पागल बना रहे हैं स्कूल वाले हार्दिक जी, ठीक है। साहिल राय, अगर आपका ये फर्स्ट लेक्चर है तो यहां पे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं खुद ही बोल रहा हूं कुछ समझ नहीं आएगा। मोल के क्लास में 15-16 लेक्चर हो रखे हैं, आप पहले वो क्लास के लेक्चर्स देखिए फिर आप इस टॉपिक को समझिए, ठीक है। हाँ ऑल राइट। और स्कूल वाले जो आपको करवा रहे होंगे वो एसटीपी एनटीपी नहीं है, वो एसएटीपी होता है। अगर कोई भी कहता है 25 डिग्री सेल्सियस तो वो एसटीपी कंडीशन होती है, वो आपकी कंडीशन हम लोग यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं। दिस इज समथिंग जो आप लोग थर्मोडायनामिक्स में देखते हो, यहां पे आपकी कंडीशंस ये रहती हैं, यस। तो ये गड़बड़ मत करना, ठीक है भाई, वो गलत कंडीशंस हैं। आगे बात करते हैं, तो इसी के हिसाब से अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला यहां से बन जाता है। फॉर्मूला क्या आ जाता है, फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपल भाषा में कि अपनी जिंदगी में अगर मोल्स निकालने हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अगर आपको एनटीपी पे दे रखी है तो यूज करो 22.4, अगर आपको एसटीपी पे दे रखी है तो यूज करो 22.7। ये ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। अगर आपका सर एसटीपी पे 22.4 होगा, पलक जी वो गलत होगा, अनटिल एंड अनलेस उसने बोल दिया क्वेश्चन में। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं, इट इज अ बिग कंट्रोवर्सी।
आईआईटी के अंदर 2012 में एक सवाल भी आया था जिसमें 22 एसटीपी बोल के 22.4 लिखा था। आईआईटी को वो क्वेश्चन में ग्रेस देने पड़े थे सबको। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो 22 क्या कहते हैं एसटीपी है तो 22.7, एनटीपी है तो 22.4। अगर वो क्वेश्चन में बोल देता कि मान लो कि एसटीपी 22.4 है, फिर अलग बात है, लेकिन एसटीपी और एनटीपी दो अलग होते हैं। हमने क्लास के अंदर इसको प्रूव भी करा है। अगर आपसे कोई और बोल रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है। यस, हाँ, डन सर। अरे मीम्स इसलिए नहीं लाते क्योंकि 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाना है, तो चैप्टर पढ़ाएं कि मीम्स दिखाएं हैं। ये इसकी एक वाई मैप करके होती है, जितना हमने इसके ऊपर पढ़ाया है, ठीक है, हाँ, जितना हमने इसके ऊपर पढ़ाया है, ध्यान रखना है इसका। ये सारे को एक वाई मैप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा एक शॉर्टकट होता है। जितने टॉप फॉर्मूला मैंने मोल्स के करवाए वो सारे यहां पे आपके सामने पेश हैं, ठीक है। इसको आप वाई मैप के थ्रू भी याद कर सकते हो। तो चलो फिर एक क्वेश्चन करा देते हैं इसके ऊपर। लो जी मित्रों, एक सवाल करके बताओ आप, यस और नो। हाँ, यस, चलिए, डन 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 कर लोगे इसको तो एक वाई मैप के थ्रू आप सारे फॉर्मूलास को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डन, क्लियर है ये यार। एसटीपी पे 22.4 अज्यूम करवाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लिखा है अज्यूम 22.4, तो आप उसको वो ले सकते हो। वैसे एसटीपी और एनटीपी के टेम्परेचर्स अलग है, वॉल्यूम्स अलग है, और किसी को अगर डाउट है इसके प्रूफ मैंने क्लासेस में दे रखे हैं, आप वहां से क्लासेस को रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। चलो यहां पे आते हैं। 32 ग्राम्स ऑफ SOX ऑक्युपाइज 11.2 लीटर ऑफ एसटीपी। कहता है, अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में अज्यूमिंग, यहां पे अब मैं बताता हूं क्या गड़बड़ जो आप लोग बोल रहे थे, अब वो आता हूं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको मिल गया, ठीक है, ऐसा लिख दिया कि दिस इज ऑक्युपाइंग 11.2 लीटर एट एसटीपी, यहां पे अगर उसने ये नहीं लिखा, ये उसको लिखना पड़ेगा अज्यूम मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। इसको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बिकॉज इस केस में आप यहां तो एनटीपी लिख दे क्योंकि एनटीपी पे 22.4 आता है। एसटीपी पे अगर क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया एसटीपी, उसको ये कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। एज सिंपल एज दैट। यस, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि इतना SOX है हमारे पास, वो इतनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आपको फॉर्मूला पसंद है फॉर्मूला से कर लो, अदरवाइज आपको मैं बोलूंगा यूनिटरी मेथड बेस्ट रहता है। आप लिखो जरा कि 1 मोल अगर मेरे पास SOX होगा, किसी भी चीज का 1 मोल, ठीक है, किसी भी चीज का 1 मोल किसके बराबर होता है, वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो एक तो इसके मोलर मास के बराबर हो जाएगा, यस, और इसके अंदर कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, अभी यहां पे दे दिया क्वेश्चन में कि 22.4 मानना है, तो ये मानेगा 22.4 लीटर, इतनी वॉल्यूम लेगा। हमको क्वेश्चन बोलता है कि ये वॉल्यूम 11.2 लीटर है और मास कितना दे दिया, 32 ग्राम्स दे दिया। किसका दे दिया, ये हम लोग SOX की बात कर रहे हैं, इसका मास, ठीक है। तो ये आई थिंक डबल हो रहा है, ये डबल हुआ तो ये भी डबल होगा। तो यहां से मुझे समझ आ गया कि जो मोलर मास निकल के आ रहा है, मोलर मास किसका, ऑफ SOX कितना आ रहा है सर, ये आ जाएगा, इसका डबल कर देना है तो ये आ जाएगा। अगर आप देखोगे यूनिटरी लगाना आता है ना सबको, यूनिटरी लगा लोगे, वैसे इसमें कोई सेंस नहीं है, इसको डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 64 ग्राम्स। तो बेसिकली जो SOX है उसका मास कितना आ रहा है, 64 ग्राम्स आ रहा है। और अगर ये 64 ग्राम्स आ रहा है तो यहां पे वैल्यू पुट कर लो, कितनी आ रही है भाई इसकी, कैलकुलेट करो। सल्फर का मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन एक का मास होता है 16, इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। सॉल्व कर लोगे तो यहां से एक्स की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, जल्दी बताओ जल्दी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन 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 डन, सही है सर, हाँ। और अगर ये क्लियर है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज मास परसेंटेज पे, ठीक है। हाँ, अब मास परसेंटेज का हिसाब होता है, ठीक है। मास परसेंटेज का आइडिया क्या होता है कि आपको
कंपाउंड दे देगा कोई, जैसे मान लो मेरे को वाटर दे दिया, कहेगा वाटर के अंदर आप मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ रही है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मास परसेंटेज आपको निकालनी है, इन केसेस में आप ध्यान रखेंगे कि जो भी कंपाउंड है, जैसे एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इंटू उसका मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक मास होता है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है, एक ऑक्सीजन है, इंटू 100। तो ये सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 16/18 इंटू 100। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज निकाल सकते हो। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे आते हैं। यस, चलिए, तो ये क्लियर है आप लोगों को। तो यहां पे आप लोग क्वेश्चन सीधे सीधे कर सकते हो, मास परसेंटेज निकाल जिस भी कंपाउंड का निकालना है। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास जितना भी एलिमेंट्स का आ रहा है अपॉन टोटल मास इनटू 100। जैसे अगर मैं आपको सवाल देता हूं इसके ऊपर, ये क्वेश्चन है, चलो ये ट्राई करो, ठीक है। लो भाई, तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करना है, लो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसकी परसेंटेज बताओ, ठीक है। आओ जल्दी से, डन 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 डन, लेट्स सॉल्व दिस। बताओ भाई क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। यहां पे देखोगे कहता है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सब ऑक्साइड इज दिस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे को कंपाउंड दे दिया C3OX। अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है X है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, कार्बन का मास होता है 12, 3 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक X ऑक्सीजन है, इसको पूरे को इंटू कर देंगे 100। कहता है ये क्वांटिटी जो दे रखी है आपको, दिस इज गिवन आउट एज 47.05। ये परसेंटेज आपको दे दी। और अगर ये परसेंटेज आपको दे दी है, ठीक है, ये परसेंटेज आपको दे दी है, तो सीधा सीधा कर लो भाई, यहां से कैलकुलेट कर लेना, मतलब कैलकुलेशन कर लेना। यहां से एक्स निकल के आएगा आपका 2%, 2 सिर्फ 2, क्योंकि परसेंटेज तो आ गई ना, हाँ 2 आ गया। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ रहा आंसर। बी कैसे आ रहा है, कैलकुलेशन काफी खतरनाक कर ली तुमने, ठीक है। अगर आपका बी आंसर आ रहा है तो आई थिंक बी आना चाहिए, बी आ रहा है परसेंट। वाह वाह जी वाह, ये तो आसान था ना भाई, ये तो आसान था काफी, बहुत बढ़िया, काफी आसान क्वेश्चन था। इतनी जबरदस्त परसेंटेज जो लेके आए हो, सुपर। इतना स्मार्ट हो कैसे तुम, देखो कहीं ओलंपियाड निकल जाए तुम्हारे ऐसे, ठीक है। इतनी स्मार्टनेस मत दिखाया करो यार, हमें डर लग जाए कि ये क्या है, ये क्यों है, ये किस तरह से है। सबको हाँ सर आता 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 आता, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, क्वेश्चन पूछो तो फैल गए। हाँ बहुत सही है, बहुत सही। अगला करते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी सिंपल भाषा में होता तो वैसे इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटीज, बट सिंपल भाषा में याद रखना मोलर मास बटे 2 करोगे तो वेपर डेंसिटी आ जाता है सिंपल भाषा में। तो जैसे अगर कोई कंपाउंड मेरे को दे रखा है, कोई भी, जैसे लेट्स से मेरे को ऑक्सीजन गैस दे रखी है, तो इसका मास होता है 32, ठीक है, मोलर मास। तो इसकी वेपर डेंसिटी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 32/2, दैट इज 16। इस तरह से कब चलता मामला, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल करते हैं। अब आता है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आते हैं, एक मॉलिक्यूलर आता है, एक आपकी जिंदगी में एम्पिरिकल आता है। ये 2 फॉर्मूला कर लो, इससे भी ऊपर सवाल आते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, देयर आर 2 थिंग्स, इनको देखता है अपने को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे मान लो मेरे पास ये एसिटिक एसिड, ठीक है, ये हमारे पास है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो अभी हमारे को आसान भाषा में दे रखे हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता दे, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता दे उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे कार्बन के कितने एटम्स हैं सर, कार्बन के 2 एटम्स हैं। जैसे सर इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, सर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं सर, 2 एटम्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एग्जैक्ट एटम्स बता दे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक आता है जो इन्हीं एटम्स का रेशियो बता दे, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं आपके इसके रेशियो देखोगे ना, 2 कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन पे 1 ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो रेशियो बताता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज होती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है जो इस पूरे का रेशियो बता। अगर मैं इस पूरे को लेट्स से 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहां क्या आएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1।
ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था जो क्या बताता है, रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ एटम्स, ये बेसिकली रेशियो का आइडिया देता है। और ये दोनों हमारी जिंदगी में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कि आपको कंपाउंड का कुछ डेटा दिया जाता है और आपको कहता है कि भैया इस डेटा को उठा के आपको क्या बनाना है, पूरा फॉर्मूला बनाना है। ध्यान रखेंगे, ध्यान इस बात का रखेंगे कि अपनी जिंदगी में जो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला, इनके बीच में रिलेशन रहता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट इज नंबर इनटू एम्पिरिकल फैक्टर, एम्पिरिकल फार्मूला, बस सिंपल भाषा में, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। हाँ भाई, ओके। तो अगर ये वाली बात क्लियर है आपको तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे। 1 मिनट है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन को देखो जरा, ठीक है। यस, करें जरा। यहां पे आते जैसे क्वेश्चन कहता है, अब इसमें ना परसेंटेज दे रखी है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें आपको परसेंटेज दे रखी हो तो आप मान लिया करो पूरे मॉलिक्यूल का मास 100 है, सिंपल भाषा में। तो लेट्स से मेरे पास हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है, तो मैं मान लूंगा हाइड्रोजन का मास कितना है, जितने परसेंटेज दे रखे उतना ग्राम मास मान लिया करो। इसका मास इतना ग्राम मान लिया और ऐसे ही क्लोरीन का मास इतना मान लिया। तो सीधे सीधे ना आप मोल्स निकाल लिया करो, सीधे सीधे यहां पे सीधे सीधे मोल्स निकल जाएंगे, सीधे सीधे भाई, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, वाह आयुष, वाह है आयुष यार तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार, है? मौज करती तो सीधे पहली क्लास जिसमें तुम 1-1.5 घंटे में पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। दुनिया 20-20 लेक्चर में नहीं पढ़ पा रही, तो 1 लेक्चर में पढ़ेगा। गजब आयुष, सुपर, ऐसे रखो बस। तो मोल्स निकाल लो, कौन से हैं, कार्बन के निकालने हैं सर, ठीक है। तो कार्बन के मोल्स कितने आएंगे भाई, 22.27 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका मोटा मोटा मोल्स आ गए 2, ठीक है। ऐसे मोल्स ऑफ कौन है चच्चा, हाइड्रोजन 4.07, ठीक है, ये आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.07 ही आएगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है, आई थिंक 2.03 होगा। और ऐसे ही मोल्स ऑफ चच्चा क्लोरीन कितने हैं, 71.66 डिवाइडेड बाय 35.5, अप्रोक्सीमेटली ये भी 2.03 के आसपास कुछ आएगा। यस, सॉल्व कर लेना इसको एक बार, है। तो अब आते हैं जरा इनके रेशो पे। देखो, अगर आप देखोगे तो मुझे जब फॉर्मूला बनाना है तो आप देखोगे इसका ना रेशो, ये सबके सब 2.03 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो जब आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओगे तो पूरे को ना सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया 2.03 से, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो मोटा मोटा एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये बन गया आपका। यस, कौन सा है, अच्छा हाँ क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला बन गया। और एक बार ये बन गया, अब निकाल लिया करो इनका एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास कैसे निकलेगा, कार्बन का मास हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का मास हो गया 1 into 2 प्लस क्लोरीन का मास हो गया 35.5, ये निकल गया। तो सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है भाई, आई थिंक ये 49 आ रहा है, कितना आ गया भाई, देखना जरा एक बार कैलकुलेट करके। ये आ गया 12, 14 आ गया, तो 30, इसमें 14 ऐड कर दोगे 49.5, ये आपका एम्पिरिकल मास आ गया। तो एम्पिरिकल मास आ गया, अब क्या करना है, एम्पिरिकल मास है और मॉलिक्यूलर मास, तो यहां से n निकलता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास थे, सॉल्व किया तो 99 डिवाइडेड बाय 49.5, ये निकल के आएगा 2। तो यहां से अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है वो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, तो दिस इज 2 इंटू CH2Cl, सॉल्व किया तो C2H4Cl2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी सर। ये कर लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपकी जिंदगी में, इसके बाद स्टोइकियोमेट्री में बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टोइकियोमेट्री के अंदर, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, पूरी मैथ्स जो आपकी है, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स की बेसिक से पढ़ाओ यार, आपको सल्यूट है यार, सल्यूट एकदम है। ये कोई आई थिंक लक्ष्य था ना आप एक बार लक्ष्य खुद से दिल पे हाथ रख के बात करिए वैसे, है दिल से। क्या तुझे जेन्युइनली लगता है 1-1.5 घंटे के अंदर तेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा? सच्ची दिल पे हाथ रख के कुछ नहीं, बाकी सबको बोलने दे, तू बता मुझे सही में है। सर बेसिक से पढ़ाओ, 1 घंटे में चैप्टर पढ़ाओ, जेई का चैप्टर पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ। अब पगलैत एक बात सुन, बेसिक से पढ़ना है तो क्लास के अंदर आराम से पढ़ाया, 15-16 लेक्चर लगे, आराम से पढ़ो उसको, ठीक है।
अब यहां लिखा है, तुम्हें दिखा हुआ आ रहा है वहां पे दिख रहा है नीचे रिवीजन लिखा हुआ? मुझे प्लीज बताओ जरा, रिवीजन लिखा हुआ आ रहा है कहीं? तो उसका मतलब है, मतलब 5वीं फेल है क्या? इंग्लिश नहीं आती थी क्या? है कहां से आया तू भाई? कुछ भी है, कुछ भी। अबे यार चल आगे बढ़ते हैं। देखो मैथ्स, जैसे इस आदमी की मैथ्स बहुत बढ़िया होगी जिसकी इंग्लिश इतनी माशाल्लाह है, मैथ्स तो कुछ अलग ही होगी है भाई। तो कुछ नहीं, गोली मारो इसको। मैथ्स ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ मैथ्स, उसको प्यार से बोला जाता है सिंपल भाषा में स्टोइकियोमेट्री। सिंपल भाषा में स्टोइकियोमेट्री उसी को बोला जाता है। जैसे मान लीजिए जिंदगी में तुम्हारे एक रिएक्शन है, ए में डाला बी में डाला, इससे बना सी प्लस डी, ठीक है। हाँ तो ये रिएक्शन है, ये बेसिक भाषा में एक रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन के अंदर, एक सिंपल भाषा में एक रिएक्शन के अंदर मैथ्स क्या है, मतलब इसको आप ए से रिलेट करके बी, जैसे मान लो ये 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, इसको 4 कर देता हूं। तो मान लो हमको ए की कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, ए की इंफॉर्मेशन देके बी सी डी ई एफ जी एच इनकी सबकी इंफॉर्मेशन पूछ ले, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में स्टोइकियोमेट्री। तो जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं कि मान लो मेरे पास 1 मोल ए है, तो 1 मोल ए क्या करता है? ए रिएक्ट करता है, ए रिएक्ट करता है 2 मोल्स बी के साथ, 2 मोल्स बी के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, और उससे क्या बनेगा? सर उससे मुझे मिलेगा 3 मोल सी। अच्छा, और उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे मिलेगा 4 मोल डी। यस, तो 1 मोल ए से इतना बी, इतना सी, इतना डी, ये सब फलाना ढमकाना मिलेगा। इसको आप बोलते हैं बेसिकली स्टोइकियोमेट्री। तो एक से एक की इंफॉर्मेशन देके दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ले, वो आपको बोलता है स्टोइकियोमेट्री, उसको कहा जाता है। ठीक है, यस। 1 शॉट लिखा हुआ है, तो यश कहीं लिखा उसके अंदर डिटेल में कराएंगे है? कहीं हमने ऐसे वादे करे हो तुम लोगों से? करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट यार। कहीं ऐसे बड़े बड़े वादे करे अगर हम लोगों ने आपसे कि 1 घंटे के लेक्चर में है, बोल मैंने बोला हो, राजवंत सर ने बोला हो, अलग सर ने बोला हो कि 1 घंटे में हम आप लोग बेसिक से चैप्टर उठाएंगे, जेई एडवांस तक ले जाएंगे, अर्श से फर्श तक, 0 to हीरो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी कि हम लोगों ने कि 1 घंटे में लेक्चर में होगा नहीं ना। कोई बोल रहा है तो बताओ मुझे, अगर बोल रहा है तो उन्हीं से करवाओ फिर क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा है। रिवीजन का मतलब होता है जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, उसको रिवीजन बोलते हैं। यस भाई साहब, क्या ही बोले इनको। ठीक है, चलो हाँ यहां पे आ जाते हैं। एक रिएक्शन दे रखा है, कहता अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना KNO3 इज। तो आपको इस HNO3 के साथ सुनते जाना, इस HNO3 के साथ आपको रिलेट किसको करना है? KNO3। ये चाची KNO3 यहां दे रखी है, तो तुम देखो जरा, मुझे दिख रहा है 4 मोल्स HNO3 के साथ मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 3 मोल्स KNO3। ये मिल रहा है मुझे, देख लेंगे एक बार। हाँ यस, तो अब पॉइंट आ जाता है कि इनके मासेस कितने हैं। अब HNO3 का मास होता है 63, तो 4 इंटू 63 ग्राम HNO3 से आपको मिलेगा 3 इंटू, आई थिंक इसका मास 101 होता है शायद, चेक कर लेना, 3 इंटू 108 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ये मिलता है। और हमको इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? पोटेशियम नाइट्रेट की दे रखी है। तो कहता है इतने से कितना बनेगा, तो 110 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से कितना मिलेगा? आप लिख दो x ग्राम HNO3 मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 63 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 101। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूं, इसका C दे रखा है, तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो दैट इज इट। भाई साहब कर लिया ना जल्दी कैलकुलेट तुम लोगों ने, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आता है, गे-लुसैक्स लॉ, एक इसका कॉन्सेप्ट आता है। यस, और एक आता है आपका कंबशन का। गे-लुसैक्स लॉ क्या बोलता है सुन लेना। एक रिएक्शन ले लेते हैं, लेट्स से गैसियस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बैठा हुआ है, ये रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस के साथ और आपको देता है 2HCl गैस। सब की सब क्या है? गैसेस है। कंडीशन दे रखी है ऑल गैसेस। पहली बात तो ये कि सारी की सारी गैसेस है। दूसरी बात बोल रहा है कि सबके सब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। टेम्परेचर भी सेम है एंड प्रेशर भी सेम है। जब सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे सब कुछ है
सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे सारी की सारी कंडीशंस बैठी हुई हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हम बोलते हैं वाह देखो देखो, शीशे में अगर आप खुद को देखते हो और अगर आप जेन्युइनली में हैं, तुम्हें लगता है तुम 11वीं पास हो, तुम्हें लग रहा है तुम 11वीं पास हो, सही सही बताना है? यस, या तुम्हें जेन्युइनली में लग रहा है कि यू गाइस हैव पास 11th क्लास? नहीं ना नहीं ना, क्योंकि अगर आप इस चीज पे हंस रहे हो नाम पे, तो माशाल्लाह हमेशा जिंदगी भर 10 साल का ही रहना है 10 साल का। अबे भाई कुछ नहीं कर सकते भाई तुम्हारा। तो सुनो ध्यान से, ये सारी गैसेज हैं, सब टेम्परेचर प्रेशर सबके सेम है, और अगर ऐसा कुछ है तो जो मोल्स का रेशियो होता है ना, वही रेशियो आप वॉल्यूम में भी लिख सकते हो। मतलब मैं लिख सकता हूं कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 1 मोल क्लोरीन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मोल HCl मुझे मिलेगा। यही बातें जो मोल्स की होती हैं, जो बातें मोल्स की होती हैं, वही बातें आप लोग वॉल्यूम्स में भी लिख सकते हो। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 1 लीटर हाइड्रोजन से मेरा 1 लीटर क्लोरीन रिएक्ट करेगा और मुझे क्या मिल जाएगा? 2 लीटर मुझे HCl मिल जाएगा। ये सारी बातें मैं आराम से बोल सकता हूं, ठीक है? हां, डन डन डन, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अगर ये वाली बात क्लियर है आपको गाइस, इसके ऊपर एक रिएक्शंस आता है, मैं वो बता देता हूं। जैसे एक इक्वेशन आती है, कई बार कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अपन ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। उस इक्वेशन में आप जैसे जनरल हाइड्रोकार्बन है कोई, जैसे मान लो मेरे पास मीथेन है, तो मीथेन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को हीट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। बैलेंस करने का तरीका सीख लो। 1 कार्बन है तो सर 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, 2 यहां पे है तो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 + 2 4, तो यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये कंबशन इक्वेशंस आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है? यस और नो। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? क्या हो गया? पोल सेट दी नहीं है? पोल दे तो दिया था, पोल हो गया था ना, पोल वाला मामला। हाँ हो तो गया सेट। हाँ यार सर आंसर नहीं दिया, पोल में दे दिया भाई। चलो जैसे क्वेश्चन करते हैं वाला, ठीक है? हाँ, चलो एक क्वेश्चन को करते हैं एक बार, जल्दी से करो। यहां पे आते हैं, कहता है 8 लीटर मिक्सचर ऑफ C2H6 एंड C3H6 प्रोड्यूसेस 21 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबशन। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर इज। लो अब ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। है तो हमारे पास कौन सी है? हमारे पास एक तो C2H6 है, इसके साथ आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो सर क्या मिलेगा मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। यस, तो यहां पे 2 कार्बन आ गए, यहां पे सर 3 हाइड्रोजन आ गए, तो 2 + 3 आई थिंक ये 7/2 ऑक्सीजन आ गया। देख लो भैया एक बार। यस, हाँ पोल दे दिया मैंने, पोल दे दिया भाई, मैं मना नहीं कर रहा, पोल दे रहा हूं मैं। यस, यहां पे देखो ऐसे ही C3H6 आ गया, प्लस आपके पास ऑक्सीजन आ गया, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको वाटर देगा। यस, और अगर यहां पे आप देखेंगे तो 3 कार्बन 6 आ गए, 3 आ गए, तो यहां पे 6 और +3 9 आ गया, तो दिस इज 9/2। यस, ये आ गया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि 8 लीटर मिक्सचर है, तो आपको मैंने बोला क्योंकि गेल-लुसाक्स लॉ बोलता है, गेल-लुसाक्स लॉ बोलता है कि आप इनको जब तक इसमें दे रखा है मान के चलेंगे कि सेम टेम्परेचर प्रेशर है, आप बोल सकते हो कि जो मोल्स है वही वॉल्यूम है। तो मैंने सीधा सीधा बोल देना 8 लीटर है, तो तुम मान लो ये x लीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 - x लीटर ये होगा, मान लिया आपने। अब 1 से ये 2 मिलता है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है? और 8 - x से 3 मिलता है तो ये हो जाएगा 8 - x × 3। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड आपको 21 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, तो टोटल हमारी कितनी आ रही है? दिस प्लस दिस, तो अपन बोलेंगे 2x + 3 × 8 - x, ये बराबर आप 21 के कर दो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यस, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी। क्लियर? तो सॉल्व कर लो भाई इसको। आई थिंक यहां पे x की वैल्यू 3 निकल के आती है, और अगर x 3 निकल के आता है तो ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। यस, इसकी वैल्यू आपकी 3 आ गई, ये 3 आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो पहला वाला 3, दूसरा वाला 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आता है।
देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। भाई थोड़ी सी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उतना कवर करते हैं, जितना आज हो गया ठीक, बाकी हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अभी है हमारे पास 4 क्लास है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, सुनो ध्यान से। सैंडविच बनाना सीखा, सैंडविच बनाएंगे बढ़िया बढ़िया। तो आपकी जिंदगी में अगर मान लो लेट से मेरे को सैंडविच बनाना है, कैसे बनता है सैंडविच? तो सर 2 ब्रेडें लगती हैं और एक सिंपल सी चीज स्लाइस लगती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से एक सैंडविच बनता है, उसी लॉजिक पे चलते हैं कि अगर ऐसे सैंडविच बनता है 2 ब्रेड और एक स्लाइस चीज पे, तो आप इनसे कितना बना सकते हो, सोच के बताना। हमारे पास क्या है, 28 ब्रेडें हैं, तो 28 ब्रेडों से कितना बन जाएगा सर? 14 सैंडविच बनने चाहिए, ठीक है, ठीक है। वेयर एज 11 स्लाइस हैं, हर चीज ब्रेड में, हर सैंडविच में एक स्लाइस डलती है, तो इससे कितना बनेगा सर? इससे 11 सैंडविच बनेंगे। तो मिलना तो दोनों से ही है, मिलना तो दोनों से है, और अगर दोनों से मिलना है तो अपन बोलेंगे जिसमें कम है। देखो इसमें 14 सैंडविच बन पा रहे हैं, इससे 11 सैंडविच बन पा रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है सर? ये कंट्रोल कर रहा है। जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो फालतू में बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। सिंपल भाषा में ये दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, कि बेसिकली वो आदमी जो कंट्रोल कर रहा है किसी रिएक्शन को। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, चटनी है, बादाम, आलू, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, अबे कॉन्सेप्ट 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 समझो भाई, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनते जाओ। आपकी जिंदगी में, अबे पढ़ ले, ठीक है। हाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, आपको बेसिकली वो रिएजेंट जो कंट्रोल करता है पूरे रिएक्शन को, उसके हिसाब से चलती है बातें। तो जैसे यहां पे लिखा है विच व्हेनेवर डेटा ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, तो हमें पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। वो रिएजेंट विच कंप्लीटली गेट्स कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो जैसे वो यहां पे अगर आप बनाने जा रहे हो तो चीज पूरी खत्म हो जाएंगी, ब्रेड फिर बच जाएंगी, तो उसको लिमिटिंग बोलेंगे। तो ये लिमिटिंग जो पूरा कंज्यूम हो गया, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस। तो रिएजेंट विच डज नॉट गेट कंप्लीटली कंज्यूम, उसको क्या बोला जाता है? एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है। यस हां। तो अब आ जाते हैं कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस। तो अगर आपको कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है, 2 तरह की चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे ये सवाल है हाउ मेनी मोल्स ऑफ जिंक, इसका पूछ रहा है इसके कितने मोल बनेंगे। व्हेन 2 मोल जिंक, इसके 2 मोल दे रखे गिवन, दिस इज मोल्स गिवन, मोल्स गिवन कितने दे दिए? इसके 2 दे दिए, इसके 3 दे दिए, एंड इसके 3 दे दिए। आपको ऐसे दे देगा कि इतने मोल्स दे रखे हैं। तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आप उस केस में क्या करेंगे? आप उस केस में उसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका बता रहा हूं। मोल्स जो भी दे रखे हैं डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्री, आप इन्हीं मोल्स को इसकी स्टोइकियोमेट्री से, स्टोइकियोमेट्री नंबर से डिवाइड कर दो। इसका क्या है 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया। इसको कितना है 1, इसको कितना है 2। देख लो जरा कितना आ रहा है सर? ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है। ये निकाल लोगे तुम लोग? बताओ जल्दी से, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर ये निकाल लोगे, अब इसके बाद आ जाता है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, 3, 1.5। आई थिंक सबसे छोटा नंबर ये है सर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको बेसिकली तुम क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हर क्वेश्चन के अंदर एक लिमिटिंग रिएजेंट रहता है, बाकी सबके सब एक्सेस रिएजेंट हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये आपके एक्सेस रिएजेंट हो जाएंगे। यस। और क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो फिर इसके हिसाब से करना है। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 मोल सल्फर है, तो 2 मोल सल्फर से मुझे 1 मोल ये मिलता है जिंक पायराइड। यस। तो अगर मैं बोलूं यहां पे कितने सल्फर थे, सल्फर दे कितने रखे हैं? 3 दे रखे हैं। तो 3 मोल सल्फर से फिर मैं क्या बोलूंगा? x मोल ये मिलता है। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यस। इस तरह से आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है भाई? हाँ, डन 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 डन। और अगर ये वाली बात क्लियर है तुमको, तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया है, एक बार इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मटर पनीर खाना है इनको। हाँ भाई, 4000 में तुमने बैच खरीदा है? उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है तुमने मतलब पूरा का पूरा पीडब्ल्यू खरीद लिया है 4000 रुपए में। लो सॉल्व करो भाई इस क्वेश्चन को। सर ये भी कर दो, सर वो भी कर दो, सर ऐसा कर दो, सर वैसा कर दो, सर 1 घंटे में एडवांस तक करवा दो, सर 2 घंटे में डांस सिखा दो, सर 3 घंटे में खाना बनाना सिखा दो, सर बर्गर खाओ, बर्गर खाओगे? बर्गर खाएगा? 4000 में बंदा खरीद लिया तुमने।
ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अच्छा 7,000 में के खरीदा है, अरे होए होए, क्या बात, क्या बात। ठीक है। 5,000, 6,000, चल ठीक है। 7,000 में, तो 7,000 में तुमने ज्यादा पैसा दिया तो तुझे क्या एक्सपेक्टेशन क्या है तेरे को, बता, जनरली बता, दिल पे हाथ रख के। मार्शल आर्ट सिखा दो सर। क्वेश्चन पढ़ लो बेवकूफों। ये चाची 0.5 दे रखी है, ठीक है, इसको मिक्स करा इसके साथ, ये चाची 0.2 दे रखी है। तो देखो जी, ये गिवन है, मोल्स को डिवाइड करो उसकी स्टोइकियोमेट्री से, 3 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.1, तो कितना आ जाएगा 6-7, ये आ जाएगा 0.100। कौन सा छोटू, ये छोटू। यस, पूछा क्या है, द मैक्सिमम मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट। तो क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, निकाला का नहीं निकाला, यस और नो, कर लोगे। हाँ, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसके हिसाब से सॉल्व करना है, इसको रिलेट करना है इससे। तो 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट से तुमको मिलेगा 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। यस, तो 2 से 1 तो 0 पॉइंट कितना 2 था, तो 0.2 से कितना मिल जाएगा, आई थिंक 0.1 मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा भाई 0.1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जी सर, ये आ गया। 50% जनता ने ठीक करा है, गुड, स्टिल बेटर। अब एक चीज आते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड, ठीक है। हाँ, 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, फिर आपका मोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जितना रिडॉक्स कवर हो जाए उतना बढ़िया, ठीक है। हाँ सर, देखो भाई, परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आपको दे दिया a + 2b से तुम्हें मिलता है लेट से c, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको स्टोइकियोमेट्री तो पता है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री तो पता है आपको कैसे करनी है। तो अगर मेरे को एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं सी निकाल लूंगा, बी की दे रखी है, दोनों दे रखे तब भी हम लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको ना परसेंटेज यील्ड के अंदर क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो इंफॉर्मेशन आप स्टोइकियोमेट्री से जो आप निकालते हो वो होती है, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, कि जो आपने डेटा देख के निकाला। तो यहां पे आपको जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे नहीं पता, कुछ मास दे रखा, हमने कैलकुलेशन करी, कुछ दे रखा, तो आपने क्या करा, आपने स्टोइकियोमेट्री करी, स्टोइकियोमेट्री करा, और स्टोइकियोमेट्री करने के बाद हमने पूरी कैलकुलेशन करी, कुछ डेटा दे रखा है, अभी हमने क्वेश्चंस करे उसके हिसाब से, तो हमें पता लग गया कि जो सी का मास निकल के आया, लेट्स से जो मास ऑफ सी निकल के आया, मास ऑफ सी ये निकल के आया लेट्स से 50 ग्राम, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस करी, कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास सी का मास इतना दे दिया। लेकिन अब उसने क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया कि यार जो एक्चुअल मास आ रहा है सी का, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन में दिया जाता है एक्चुअल मास, तो जो एक्चुअल मास निकल के आ रहा है सी का वो कितना आ रहा है 25 ग्राम, ऐसा दे दिया हमको कि सी यार 25 ग्राम था एक्चुअल मास ऑफ सी, कि हमने मतलब रिएक्शन करे, कुछ हुआ तो उससे हमारे पास सी का मास इतना निकल के आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है। ये जो होता है, जो ये स्टोइकियोमेट्री से निकल के आता है, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है, दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन से निकल के आती है, क्वेश्चन में जो दी होती है उसको हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं, बेसिकली जो आनी चाहिए, ठीक है, जो आनी चाहिए थी, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दिया जाता है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन बेसिकली जो दिया हुआ है, ओरिजिनल यील्ड बोल दो इसको, जो दी हुई है, जो दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ है। अब सवाल ये हो जाता है कि जो डेटा आपको दे रखा है, ठीक है, अपॉन जो आनी चाहिए थी, तो बेसिकली गिवन यील्ड, अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो इसका डेटा होता है गिवन यील्ड जो दे रखी है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, जो आपको क्वेश्चन में दी जाती है, क्वेश्चन से आप कैलकुलेट करते हो, इनटू 100, ये आपकी क्या हो जाती है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितनी दे रखी है ये यील्ड, सर ये आ रखी है हमारे पास, गिवन यील्ड आ रही है एक्चुअल, मतलब एक्चुअल वाली, गिवन मतलब एक्चुअल, तो 25/50 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 50%। इस तरह से चलता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, जेईई मेंस एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था जेईई एडवांस का, वो इसी के ऊपर था। जेईई एडवांस में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वो परसेंटेज यील्ड के ऊपर आया था। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये मेंस का एक सवाल है, ठीक है। कहता है बेंजीन दे रखा आपको, ठीक है, ये मासी बेंजीन होती है, जिनको नहीं पता अब तक पता हो जाना चाहिए, और इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन।
तो आपको बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन दे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है भैया 3.9 ग्राम बेंजीन से इतना नाइट्रोबेंजीन मिलता है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द डेटा। अब जो दे रखी है ये कौन सी है, गिवन, ये होगी ओरिजिनल गिवन यील्ड, गिवन यील्ड, ठीक है। हमको निकालनी है पहले थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड निकालोगे, थ्योरेटिकल यील्ड निकालोगे तो इसके अंदर वैल्यू डलेगी, उसके बाद हम तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, मैं सीधी बात बताता हूं। अगर मुझे परसेंटेज यील्ड बतानी है तो परसेंटेज यील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन यील्ड, गिवन यील्ड डिवाइडेड बाय जो आपको थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या करेंगे, इनटू हम लोग 100% करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे, गिवन दे रखे चाचा, अच्छा गिवन मास दे रखा है बेसिकली, तो ये आ गया 4.92 डिवाइडेड बाय, अब थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है इसकी, ठीक है। पोल खेलना है, ले भाई पोल खेल ले, इसमें तो नंबर आएगा, इंटीजर टाइप दे देता हूं मैं, ले, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, हम लोग देखो यहां पे दिख रहा है 1 से 1, तो मैं लिखूंगा 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन मिलता है, 1 मोल का मास 78, तो 78 ग्राम बेंजीन से मुझे 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन मिलता है, और मुझे बेंजीन दे कितना रखा है, मुझे बेंजीन दे रखा है 3.9 ग्राम, तो 3.9 ग्राम बेंजीन से मुझे मिलता है x ग्राम नाइट्रोबेंजीन। तो x निकल के आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 3.9 इंटू 123 डिवाइडेड बाय 78, ये आ जाएगा। इसको उठा के, इस पूरी वैल्यू को उठा के अगर तुम इसको कैलकुलेट करना, इसको उठा के तुम यहां रख दो, इंटू 100% कर दो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूं सीधा सीधा, 80 दे रखा है, तो दिस इज 80, तो करेक्ट आंसर इज 80। तो ये किया मैंने स्टॉप, 80 इज द आंसर, ठीक है। अरे लॉन्ग टाइम नो सी, जो इस बैच में नए लोग हैं मैं उनको बता देता हूं, ये एक भैया हमारे बैच में जिग्नेश जंगीर, ये आदमी वायरल है, ये आदमी वायरल है, अंधा, यस। इसके बारे में आई थिंक 1.0 वाले तो जानते होंगे, हैं 1.0 वाले तो जानते होंगे पूरा पूरा, बताओ जल्दी से, हैं हाँ का नहीं। जिग्नेश का कमबैक हो गया ये 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, ये लगातार पोल में ऊपर दिखता था अपने को आज तक नहीं समझ आया कैसे, बट हमने बात भी करी है इस आदमी से कुछ अलग लेवल है इसमें, जादू शक्ति है इसके पास, काला जादू करता है, बट कमबैक आदत कर दिया भाई ने, बड़े दिनों के बाद दिखा। जिग्नेश लॉन्ग टाइम नो सी कैसा भाई, हाँ भाई सही चल रही जिंदगी। चलो परसेंटेज प्योरिटी करते हैं इसके अंदर, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स बचा, ठीक है भाई। 10 से जानते हैं सर इसको, हाँ अलग लेवल है करा भाई ये, अलग लेवल। चलिए आओ फिर आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज प्योरिटी। अब ये परसेंटेज प्योरिटी में क्या होता है, कुछ चीजों में मिलावट होती है, ठीक है, कुछ चीजों में मिलावट होती है। जैसे कि आपका दूध वाला जो सुबह दूध लेके आता, अगर आपको लग रहा है कि दूध लेके आया है तो भोले रह गए तुम, क्या हो गया, अरे यार वो वन हैकर है, वो कुछ हैकिंग करता है बढ़िया बढ़िया लेवल पे, ठीक है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, हर एक क्लास में लगातार पोल में टॉप पे रहता है वो, पता नहीं कैसे हमें नहीं आज तक समझ आया। क्वेश्चंस 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर देता है, हमें आज तक नहीं समझ आया। हम जितने में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका आंसर आ जाता है हाँ मुझे नहीं पता, कुछ करता है वो। चलो बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की, क्या होती है। जैसे आपको अगर लग रहा है कि दूध आपको सही मिल रहा है तो दूध सही नहीं मिल रहा है, ठीक है, दूध के अंदर कुछ कुछ मिलावट होती है, तो मिलावट वाले दूध के अंदर से कितना दूध निकल रहा है, दूध में पानी डाल देता है वो, ठीक है, हाँ पानी में कुछ थोड़ा सा दूध होता है ना, तो आपको यही देखना है कि कितना परसेंटेज उसमें से दूध है, उसको प्यार से बोलते हैं जी परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, सिंपल भाषा में दैट इज कॉल्ड परसेंटेज प्योरिटी। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो मैं कोई दूध की बात करता हूं, तो ये दूध है मेरे पास, ठीक है, दूध में पानी मिला के दिया तुमको, तो लेट्स से आपके पास 75 लीटर पानी है, मान लो तुम्हारे पास 25 लीटर दूध है, तो कोई मेरे को बोले कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दूध कितनी है, तो अपन बोलेंगे सिंपल भाषा में प्योर दूध डिवाइडेड बाय प्योर दूध डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल, जो टोटल सैंपल है आपको उसको बोलते हैं इम्प्योर सैंपल इनटू 100, ठीक है। तो जैसे प्योर दूध कितना हमारे पास 25, टोटल सैंपल जिसमें दूध प्लस पानी 25 प्लस 75 इनटू 100 क्या कर देंगे, तो ये परसेंटेज प्योरिटी की आ जाएगी 25%, ये प्योर है,
ठीक है, मतलब उस 100 लीटर के अंदर सिर्फ 25% दूध है। यस, हाँ, डन सर, डन। ये वाली दिक्कत में प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, सिंपल भाषा में सर इसका वो बता दो। प्योर सैंपल आपको करना है मास ऑफ प्योर सैंपल, जिसकी चीज के बारे में पूछा आपसे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100 कर देंगे। इम्प्योर सैंपल इंटू 100 कर दोगे तो ये आपको क्या दे देता है, ये आपको परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बता देता है। तो दिस इज परसेंटेज प्योरिटी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आप अकॉर्डिंगली देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर कंसेंट्रेशन टर्म्स। एंड बढ़िया बात ये है कि हम लोग हैं, हाँ, इसको पढ़ाएंगे नहीं। यस, हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। यस, हाँ, क्या हुआ, नहीं पढ़ा रहा इसको मैं, क्योंकि अभी 10 दिन के बाद आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। उस बैच में यहीं से टॉपिक उठाया जाएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आपको लिटरली 2-3-4 लेक्चर लगाएंगे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12th, ये आपको दोबारा बेसिक से करवाया जाएगा, डेप्थ में करवाया जाएगा। इसके बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करा रहे सर? दिया ही नहीं। जहां तक का पैसा मिला था वहां तक करवा दिया, आगे नहीं करवा रहे अब हम लोग। आगे 12वीं वाले देखेंगे, बाकी का पैसा मेरे हाथ में नहीं आया, जिसके हाथ में है वो करवाएगा टॉपिक, मैं तो जा रहा हूं। हाँ, यस सर, अरे 12वीं में पूरा होगा, डेप्थ में होगा, स्टार्टिंग से, जीरो से होगा। जीरो से होगा, टेंशन मत ले मेरे भाई। हाँ, पैसा तो नहीं दिया, वो दुख नहीं है, लेकिन अगला आदमी करवा रहे हैं, उसके पास बहुत पैसा है। अरे BMW में घूमता अगला है, जो BMW में घूम रहा है आदमी, तुम्हें लगता है कि पैसा होगा? अरे बढ़िया पैसा। बोलना जब पहले दिन जाओगे ना सर के पास, सर BMW कैसी है आपकी? है भाई, मजा आया। एक दिन बैठा था ना BMW में, फील आ गई थी इस गाड़ी में। हाँ, एक नंबर। हाँ, फैजल सर की बात कर रहा हूं मैं, फैजल सर के पास BMW है, ठीक है। एंड एक बात बताता हूं, जब भी तुम फैजल सर से बात करो ना, वो तुम्हें इतना मोटिवेट कर देंगे, हो सकता है तुम उनकी 2-3-4 क्लासें लगाओ और तुम खुद ही गाड़ी लेने को, सर आज मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा। मेरे को मोटिवेट कर दिया। मैं एक दिन पहली बार जब उनसे बात करने गया, मैं वापिस आ गए, वो देखा मैंने इस पे क्या गलते हैं जो होता है ना, नेट पे आके देख के कि क्या प्राइस है, कार देखो, ये देखो, वो देखो, प्राइस चेक करी मैंने। हाँ, फिर मेरे लोगों ने बताया, बैंक वाले का कॉल आया कि सर आपके अकाउंट में तो 14 रुपए हैं, ये मर्सिडीज गाड़ी क्यों देख रहे हो? है? तो वो आदमी से बात करने के बाद आप भी मोटिवेट हो जाओगे कि ये गाड़ी तो खरीद के आएंगे। हाँ, अरे सबको मैं बता रहा हूं, अकेले मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं। ओम सर हो गए, ठीक है, समाप्ति मैम हो गई, A to Z जितने भी अभी PW में लेटेस्ट गाड़ियां खरीदी जा रही है ना, ये सबके पीछे हाथ से उन्हीं के, हाँ, फैजल सर का, क्योंकि खुद इन्होंने ले ली गाड़ी, कहते सबके सब दिलवाएंगे। आपके पास क्या है बताया तो? कहां मेरी गड्डी है? एक छोटी सी गड्डी है मेरे पास, उसको प्यार से मैं बस इतना ही, अफोर्डेबिलिटी उतनी है हमारी जिंदगी में, छोटी सी गड्डी है, इसी को लेके घूमता हूं मैं। ये हमारी फेवरेट ऑल टाइम डिफेंडर, यही है हमारे पास, इतना ही बजट है, यही है बस, ठीक है। मैंने बोला सर है ही नहीं पैसा, क्या करे। चलो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं रिडॉक्स की। हाँ, डिफेंडर का कमबैक हो गया सर। लो जी, चलो मित्रों, अब रिडॉक्स करते हैं। टाइम थोड़ा कम है क्योंकि शुरू के हमारे 15-20 मिनट खराब हुए हैं, तो जितना रिडॉक्स आज हो जाए उतना बढ़िया, ठीक है। बाकी कल की क्लास में कवर करेंगे इसको। डिफेंडर ओपी, थैंक यू जी। यही है भाई हमारे पास। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं मित्रों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए इसको सर आप इसको लेके घूमते हो कि ये आपको लेके घूमती है? जो तुम्हें ठीक लगे। देखो रिएक्शन लेते हैं मासी जी, जैसे मान लो मैग्नीशियम ने रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ, तो मिलको मिल गया मीमजीओ, ठीक है। रिडॉक्स करते हैं, जितना इसको रिडॉक्स पार्ट 1 कर लेते हैं, जितना आज हो जाए, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यार, रिएक्शन जो होता है ना, सिंपल भाषा में बताऊं तो मैग्नीशियम बेसिकली क्या करता है, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो मैग्नीशियम जाता है Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, और इसी तरह से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन उठाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
O2 माइनस में मिलके ये दोनों कंबाइन करेंगे अगर तो टक टक कट जाता है, तो Mg प्लस ऑक्सीजन से मुझे क्या मिल जाता है, MgO मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यस, डन, ठीक है, ये नेट रिएक्शन है। अब पॉइंट आ जाता है कि जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर मैं बात करूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, दिस इज रिडक्शन। अब देखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस आदमी का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। जिस आदमी का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो जो खुद ऑक्सीडेशन, कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन? सर यहां पे मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन कर रहा है। कौन कर रहा है रिडक्शन? सर ऑक्सीजन कर रहा है। अगर मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है तो अगले को तो रिड्यूस कर रहा होगा। तो इसको जो खुद ऑक्सीडेशन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बस उल्टा होना होता है इसके अंदर। और जो खुद ऑक्सीडेशन करता है, खुद रिडक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं। और जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए, जैसे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, इसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे क्या होने लग जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन होने लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इसको रिडॉक्स बोलते हैं। रिडॉक्स मतलब बेसिकली वही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडॉक्स नाम डाल दिया। इन तीन चार चीजों में कोई दिक्कत किसी को? सॉर्टेड है, चलो माहौल पूरा बेबी। तो वही चीज लिखी हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज को रिडक्शन कहते हैं, और रिएक्शंस जिसमें दोनों एक साथ हो जाएं उनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। यस, सही है बात? इसमें कोई दुख दर्द कष्ट किसी को? कर लोगे ये, ठीक है। तो इन्हीं की डेफिनेशन भी क्लियर कर दी कि जैसे अगर मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जो खुद रिड्यूस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। हां, जिन्होंने रिडॉक्स नहीं पढ़ा है तो भाई इसको मत देखो, बहुत बुरा सपना दिखेगा तुम्हें, ठीक है। विश्वास उठ जाएगा केमिस्ट्री से। और इस पूरे मतलब उस केस में मैं यही बोलूंगा कि पूरा, अगर पहली बार तुम इस लेक्चर से पढ़ रहे हो रिडॉक्स, तो तुम्हारा सही में मतलब कभी नहीं पढ़ोगे इसके बाद केमिस्ट्री। डोंट डू दैट। पूरा केमिस्ट्री, पूरे का पूरा केमिस्ट्री समराज आपसे बोल रहे हैं कि मत पढ़ो इसको। इसको आराम से पढ़ना, इन डेप्थ पढ़ना, लेक्चर्स में पढ़ो, वहां पे आराम आराम से कराया होगा, क्योंकि ये समरी है, रिवीजन है, क्रिस्प है। डोंट डू इट एट वन गो, फैल जाओगे, ठीक है। हाँ, दुनिया तबाह हो जाएगी अगर इसको वन शॉट अभी देख ले जैसे मैं करा रहा हूं, इसमें से रिवाइज करा रहा हूं मैं। ऑल राइट, चलो इधर देखते हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? वो जो खुद ऑक्सीडाइज हो, मतलब जो खुद रिड्यूस हो जाए अगले को ऑक्सीडाइज कर दे। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो खुद तो मतलब अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूसिंग की बात कर रहा हूं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं अगले को रिड्यूस कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग क्या होंगे? खुद रिड्यूस हो रहे हैं अगले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इस तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ये सब देखते हैं। देखो यार, हमें ना इसके अंदर एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट सीखना होता है, ठीक है। उस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। हाँ, क्या हो गया? हाँ, पढ़ लो। देखो इनके अंदर ना हम एक ऑक्सीडेशन नंबर का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर्स अगर आपको नहीं आते हैं तो उसके बिना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर से ही हम पूरी की पूरी पूरे चैप्टर में हम लोग उसी को यूज करने वाले हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? सिंपल भाषा में कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। अगर मैं आपसे सिंपल यहां पूछूं, जैसे HCl का एग्जांपल लेते हैं, H और Cl, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? यहां पे आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन कम है इस पे पॉजिटिव होगा। तुम क्या करो, इसको कंप्लीटली ब्रेक कर दो। इसको कंप्लीटली ब्रेक कर दो मतलब इसको H प्लस कर दो, इसको क्या कर दो? Cl माइनस कर दो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर आप लोग ब्रेक कर देते हैं स्ट्रक्चर्स को, जो भी चार्ज आता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहां पे
+1। ऐसे ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहां पे सर -1। इस तरह से चलता है। जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। यहां से कार्बन ऑक्सीजन 2 ले गया -2, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, यह बात समझ आई। हाँ यार, लक्ष्य का मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, मेरे पास कॉल वॉल नहीं आया है। मेरे पास कुछ कॉल आए तो मैं बोलूं कि हाँ सर आ रहा हूं, मेरे को नहीं बताया इन्होंने लक्ष्य का। ठीक है, दिया जाएगा, मैंने तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, मिलेगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, मैं तो पहले दिन हाजिर भरी हुई है, जब दिया जाएगा अपन यस बोल के आएंगे। ठीक है, हाँ इधर देखो, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन +1 हो गया। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले गया -3 हो गया। कार्बन के 3 इधर चले गए, एक उसने उठाया तो इफेक्टिवली उसके 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसका +2 हो गया। इस तरह से हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं भाइयों। ठीक है, वही चीज यहां लिखी हुई है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन बदलता है, किसी में प्लस तो किसी में माइनस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप समझना। जैसे लेट्स से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है, अगर मैं वाटर के साथ कनेक्ट करता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आए तो इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन इसी ऑक्सीजन को अगर मैं फ्लोरीन के साथ लगा दूं तो यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। यस, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है, कौन सा कंपाउंड है उस पर डिपेंड करता है। ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, हर क्वेश्चन में, हर कंपाउंड में, हर रिएक्शन में ये डिफरेंट हो सकता है। तो आपको कंपाउंड वाइज कंपाउंड जाना होता है, इसको रट्टा नहीं मानना होता कि भैया ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। जो कंडीशन दे रखी है, जो स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कि यार इस स्ट्रक्चर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा। कैसे निकालना है, स्ट्रक्चर पता है यार, स्ट्रक्चर अगर पता होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से तो निकाल ही दोगे, हाँ या ना। यस, आराम से, तो बहुत सिंपल भाषा में। तो चलो सर, अब इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, मतलब स्ट्रक्चर तो अगर देखो पता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो उस केस में क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ जनरल रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स को निकालने के। ये रूल्स के ऊपर सीधे सीधे जेई मेंस में, जेई एडवांस में, दोनों में सवाल है, तो आपको इसको तरीके से फॉलो करना है। कुछ रूल्स मैं बताने जा रहा हूं, सुनते जाना। पहला है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में क्या होगा, 0। अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में बैठा हुआ है, अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या उनके, सीधे सीधे 0। जो भी फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सिंपल सिंपल बोल दोगे 0 होगा। रूल नंबर 1 सबको क्लियर है, इसमें कोई दुख दर्द। अगला रूल, अगर कोई आयन होता है तो जो भी आयन के ऊपर चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे सोडियम का चार्ज +1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, मैग्नीशियम +2 तो इसको +2, एल्यूमिनियम +3, ऐसे अगर माइनस में है तो -1, -2, -3, इस तरह से। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे उनके, वो आप क्या कर दोगे, उसके चार्ज के हिसाब से। आयंस के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के को देख के होता है। अगला, किसी भी अल्कली मेटल, ग्रुप 1 का कोई भी मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन हमेशा +1 करेंगे। तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये अपने कंपाउंड्स के अंदर, बात कंपाउंड्स की कर रहा हूं मैं, टॉकिंग अबाउट कंपाउंड्स। अकेला सोडियम, अगर यहां लिखा भी है इन ऑल देयर कंपाउंड, सर अगर अकेला सोडियम होगा तो भाई तू 0 लिखेगा, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। समझ आई बात, कि आपको कंपाउंड कंडीशन देखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड देखते चेंज होता है, तो आपको देखना है कि कंपाउंड है कि नहीं। कंपाउंड है तो हर एक अल्कली मेटल, ग्रुप 1 के जितने मेटल हैं, लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप, ये सारे के सारे जो मेटल हैं इनकी ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर +1 रखने हैं। इसी तरह से जो ग्रुप 2 वाले मेटल होंगे, अपने कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अच्छा, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। हर एक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। फिर अगर अकेला फ्लोरीन है तो सर आप बोल दो इसको 0, लेकिन अगर किसी के साथ कंपाउंड में है तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का हमेशा आप -1 बोल सकते हो, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। हाइड्रोजन के अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आप ध्यान रखेंगे, यहां पे अगर हाइड्रोजन एलिमेंटल अकेला है तो 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर,
अगर वो नॉन मेटल्स के साथ है, हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन इज दिलदार, यस, जो अगला आदमी बोलेगा वो वैसे करेगा, ठीक है, दिल का बहुत साफ है, परफेक्ट आदमी है, यस। तो उसको अगर अगले नॉन मेटल को क्या होता है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है सर, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, डोनेशन एक या दो का ही, एक का ही होगा। मेटल्स को इलेक्ट्रॉन खुद फेंकने होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे अपन, ठीक है। तो अगर एलिमेंटल है 0, नॉन मेटल के साथ उसकी +1 और उधर -1। अगला, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर किसी पॉलीटॉमिक स्पीसीज में उसके चार्ज के बराबर होती है। तो जैसे ये मान लो अमोनिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं जो पीवाईक्यू स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अमोनिया ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे नाइट्रोजन -3, ये +1, ये +1, ये +1। तो रूल ये बोलता है अगर आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड कर दोगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे मैंने सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड किया तो ये कितना आ रहा है 0, और ये 0 पता क्या होगा, इसके ऊपर जो भी चार्ज है उसके बराबर होगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास अमोनिया है, अमोनियम आयन की बात करता हूं, ये अमोनियम आयन है, दिस इज अमोनियम आयन। तो अगर मुझे इस केस में निकालना है तो मैं बोलूंगा ये सब के सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के +1 +1 +1 +1, और नाइट्रोजन पे 4 आ गए तो -4, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, +1 +1 +1 +1, और नाइट्रोजन पे है -4, ये आ गया। यहां पे कितने से आया, अच्छा इस पे नेट चार्ज आपका ये आ गया ना, यहां पे आपके पास नेट चार्ज 0 आ गया, तो ये कोई अच्छा एग्जांपल नहीं हुआ, और कोई एग्जांपल लेना चाहिए था इसमें, मुझे थोड़ा गलत एग्जांपल ले लिया मैंने, रुको मैं थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सल्फेट ले लेते हैं, दिस इज बेटर एग्जांपल, ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, OH ये ले लो, जैसे O- यहां पे माइनस, ठीक है। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर लोगे तो यहां पे कितना आ रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, -2 यस। यहां पे अगर आप देखेंगे तो -1 इसका -2, -1 इसका -2, यहां पे अगर आप देखेंगे +6, यस, ये आ गया। क्या हो गया, अभी क्लास है, रुक जा, आज हमारे पास अभी स्लाइड्स तो वैसे हैं इसके अंदर, ठीक है, स्लाइड्स तो है मेरे पास, आज देख लो कितना हो पाता है, ठीक है, जितना आज हो जाए। आज पूरा रिडॉक्स नहीं हो पाएगा, आज पूरा रिडॉक्स नहीं हो पाएगा, मेरी बात मानो, पूरा रिडॉक्स आज नहीं हो पाएगा। 15 मिनट अभी मैं और पढ़ाऊंगा, जितना रिडॉक्स हो जाएगा आज उतना करेंगे, क्योंकि शुरू में 20 मिनट खराब हुए थे हमारे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, सही है ये बताओ जल्दी से, एनी डाउट इन दिस, इतने में दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, यस और नो, क्लियर है मेरे भाई, बढ़ जाऊं आगे, जल्दी बता जल्दी, जी सर। तो अब देखो जरा, यहां पे अगर हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे केसेस में ना करना क्या होता है तो मैं वो बताता हूं। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है हमारे पास, तो आपको अगर मान लो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है लेट्स से, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मुझे नाइट्रोजन का ही नहीं पता, नाइट्रोजन की बात करता हूं कि ये नाइट्रोजन है, तो मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो लेट्स इसको मैं क्या बोल दूंगा, X बोल दूंगा। हाइड्रोजन का मेरे को पता है नॉन मेटल के साथ क्या करता है +1, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे X, हाइड्रोजन कितना है +1 × 3 इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज कितना इफेक्टिवली 0, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो -3 निकल के आ जाएगा। ये हरकत हम यहां पे कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, यस, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे एग्जांपल देता हूं, जेई में क्वेश्चन आ रखा है, ये देखो जेई का क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ट्राई करते हैं। क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन दिस इज XYZ, सम ऑफ XYZ इज, तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर X बोल देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Y बोल देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Z बोल देते हैं। आपको कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितने आ रहे हैं, तो कैसे करोगे, जैसे मैं इसका निकाल के बताता हूं, आप बोल दो पोटेशियम होता है +1, तो +1 कितने पोटेशियम है, पोटेशियम है सर 2, प्लस 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 7 इक्वल टू नेट चार्ज का 0, यहां से x निकालोगे +6 निकल जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करते हैं, पोटेशियम +1 प्लस y प्लस -2 × 4 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी +7, तो ये +7 आ जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना, 2 +1 × 2 प्लस z -2 × 4 इक्वल टू 0, z सॉल्व करोगे तो आई थिंक 6 निकल के आ जाएगा प्लस का।
इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो +6 +6 12 और 7, आई थिंक टोटल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। दिस क्वेश्चन केम इन जेईई। यस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बात करते हैं, एक आता है ऑक्सीजन के जनरल रूल्स के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जनरल रूल्स रिगार्डिंग ऑक्सीजन। यहां पे देखेंगे ऑक्सीजन भी मल्टीपल हरकत करता है। अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 बोलेंगे, अगर ऑक्साइड, नॉर्मल केसेस में ऑक्साइड होता है। पंगा जो इसका आता है ना ऑक्सीजन का, ये जनरली वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ होता है, ये ध्यान रखना। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ ये पंगा कर सकता है। तो आपके पास ऑक्साइड हर जगह ऑक्साइड के रूप में ही रहता है, अनटिल अनलेस कुछ ना दे रखा हो तो ऑक्साइड होता है। लेकिन ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड कर सकता है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -2, पेरोक्साइड क्या होता है O2 दैट इज उसमें -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और सुपर ऑक्साइड अगर होगा O2 पे माइनस, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो जाता है। तो ये चीज आपको ग्रुप वाइज ग्रुप देखनी पड़ती है, स्पेशली जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंपाउंड होते हैं ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, उनमें आप देखोगे तो उसमें बार बार ये आपके ऑक्सीजन बदल सकता है स्टेट। और कई बार क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आपको ग्रुप 1 का तो पता ही है, ग्रुप 1 का एलिमेंट क्या करता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ +1 दिखाता है। यस, तो आप उस हिसाब से इसको मैच कर सकते हो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है, अगर कभी डाउट हो तो। ऑलराइट, चलिए ये क्लियर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम पूछ लिया। अच्छा, पोटेशियम पूछ लिया इसमें कि पोटेशियम का इनमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है। तो पोटेशियम तो देखो हर जगह क्या होता है, +1 +1 +1। पोटेशियम को तो दिक्कत नहीं, कंपाउंड में पोटेशियम +1 होगा, ठीक है। लेकिन तुम देख रहे हो इसमें एक तरफ यहां ऑक्साइड था, यहां तुम्हारे पास पेरोक्साइड था, और यहां तुम्हारे पास क्या था, सुपर ऑक्साइड था। आई थिंक ये वाली बात क्लियर है तुम लोगों को, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे, 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, इस पे आ जाते हैं। एक आता है अगर कहीं भी हैलोजन हो, हैलोजेंस के अंदर आपको मैंने बताया फ्लोरीन जो है वो तो -1 दिखाता है, लेकिन अगर आप फ्लोरीन के अलावा बात करोगे तो फ्लोरीन के अलावा जो हैलोजेंस है ना, -1 से लेके +7 तक सब दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन हैलोजन है, एक तो -1 कब, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो तो वो वेरिएशन बदल सकता है, वो +7 तक जा सकता है। तो -1 से +7 ये सब दिखा सकता है। उसके अलावा अगर एलॉयज आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका 0 होता है। तो जैसे कॉपर जिंक एलॉय आया तो उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल देंगे, सबके 0 बोल देंगे। अगर अमलगम भी क्या होता है, मरकरी के साथ एलॉय, तो अगर सोडियम अमलगम दे रखा है इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल दोगे, सबके 0 बोल दोगे, ठीक है। ये हो गया। अब पी ब्लॉक की जैसे मैंने बात करी ऑलरेडी कि अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 16 का है, ये ग्रुप 15 का है। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन कितना जा सकता है, +7। ये कितना जा सकता है, +6। ये कितना जा सकता है, +5। कैसे पता लगेगा, सीधा सीधा रूल होता है, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। तो क्लोरीन का ग्रुप कितना था, 17 में से 10 निकालो, 7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन का कोई पूछे तो ये -1 to +7 दिखा सकता है। अगर मेरे पास कौन सा सल्फर, सल्फर -2 से +6 तक दिखा सकता है। फिर मेरे पास है नाइट्रोजन, ये चाचा मेरा -3 से +5 तक दिखा सकता है। इस तरह से होता है, ठीक है। कैसे पता लग रहा है, मिनिमम वाली कैसे पता लगी सर, वो यहां से पता लगी। मिनिमम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 माइनस कर देना, तो इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -8 तो -1, 6 में से -2, 5 में से -3। तो ये मैं ऑलरेडी इसकी पूरी की पूरी समराइज कर चुका हूं। ये आपका ग्रुप 17 है, दिस इज ग्रुप 17, दिस इज ग्रुप 16 एंड दिस इज ग्रुप 15। इस तरह से ये मामला चलता है। ऑलराइट, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होते हैं बाबू, गंदी चीज होती है, अब भूल जाओ, अब भूल जाओ क्या होता है, अब बस हो गया, कुछ होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रायता फैलाया है उसको संभालना अब आपके हाथ में है, ठीक है। तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है भाई, इतना है। हाँ मुझे पता है यार आपकी मैथ्स की क्लास है, ठीक है। अब इसके आगे का रिडॉक्स तो बच गया, थोड़े से कंपाउंड बचे थे, क्योंकि इसके ऊपर देखो एडवांस के क्वेश्चंस भी आते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो एडवांस का क्वेश्चन इसमें आया था, लास्ट टू लास्ट हो गया, 2 एडवांस हुए ना अभी तक। हाँ चलो एक काम करते हैं, यहां पे आज का सेशन एंड करते हैं। मैं मान गया भाई क्लास है तुम्हारी मैथ्स की, अच्छा फिजिक्स की क्लास आज, ओ सॉरी यार, तो कोई एक क्लास है, मैं मान गया। हमारा अभी रिडॉक्स में मुझे लगता है कम से कम आधा पौना घंटा और लगेगा, तो आज तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो अपन आज इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स को कवर करेंगे, अब वही थोड़ा एक्सटेंड होता जाएगा।
रिडॉक्स होगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा स्टेट्स ऑफ मैटर होगा, और टाइम बचा तो थोड़ा बहुत आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट होने वाला है। तो देखते हैं कितना कवर हो सकता है। अब 2 दिन से रायता फैल रखा तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, इसके आगे मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, फिजिक्स की क्लास है आपकी, ठीक है। तो कुछ करते हैं जरा मामला सेट कैसे तैसे करके, ठीक है। हाँ टेंशन मतलब, बात करते हैं मैनेजमेंट से कि कब तक नशे करोगे, उठ जाओ। कुछ है तुम्हारे पास 2-4 मिनट तो पूछ लो मेरे से, कुछ कुछ पूछना डाउट है उठ तो, नहीं तो फिर अपन एंड करते हैं क्लास को, बोल देता हूं इसको। यस हाँ भाई जल्दी पूछ लो, 5 मिनट है तुम्हारे पास जी। सर क्या मेरे से हो सकता है? अरे बाबा बिल्कुल हो सकता है। अभी तुम्हारे पास कम से कम 1 साल मेंस के लिए और 1 साल 2 मंथ्स एडवांस के लिए पड़े हुए, तो तुम कर लोगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है पूरी 11, देखो जब आप बोलते हो पूरी 11th वेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ तो पड़ा होगा भाई, कुछ तो आता होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो थोड़े बहुत से शुरू करके अगर आप अभी भी 1 साल बाद 2 मंथ लगा लेते हो तो अच्छा खासा लेवल बन जाता है, ठीक है। अच्छा खासा, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं इसमें तो AIR 1 ले आएगा, नहीं कर रहा, ठीक है। वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, अदरवाइज नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल मेहनत जितनी आप अच्छे से कर सकते हो अपने लेवल पे, अपने IQ पे हम लोग अच्छा कर सकते हैं एडवांस मीन्स में। यस हाँ सर ब्रेकअप हो रहा है, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, और अच्छा मोटिवेशन है इसके लिए। अगर ब्रेकअप हो गया भाई कोई बात नहीं, लड़की ने मना किया ठीक है, मेहनत इतनी करो कि लड़की का बाप मना ना कर पाए। IIT निकाल, कल को जब सुनते ना IITian टैग है, IITian है, जॉब है, पैसा है, कोई मना नहीं करता। फिर लड़की खुद तेरे पास आएगी। अब तू उसके पीछे भागना चाहता है या उसको अपने पास बुलाना चाहता है, दैट इज योर चॉइस। यस हाँ और कुछ, केमिस्ट्री टफ लग रही है, केमिस्ट्री टफ लग रही है यार। मैथ्स और फिजिक्स में तो तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा फिर अगर केमिस्ट्री टफ लग रही है तो। यस जी सर, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही, ओके तो गलत फील्ड में हो भाई, ठीक है। आप देखो हर किसी को IITian नहीं बनना है, मैं बड़ी सिंपल बात बोलता हूं, हर बार बोलता हूं कि सबको IITian नहीं बनना है, और भी फील्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज करनी है। अगर ये चीज इस फील्ड में आना चाहते हो, अगर आपने सोच लिया कि IITian बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो 1 या 2 घंटा नहीं होता, यू हैव टू स्टडी मोर आवर्स, ठीक है। मैं कोई लिमिट नहीं डाल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट 5-6 घंटा अगर आप नहीं पढ़ रहे हो डेली का तो दिक्कत बहुत आने वाली है। सिंपल भाषा में ये बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आप 5-6 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो। यस 12th का कैसे करें, 12th और 11th को कैसे मैनेज करें, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसका वेट करो तुम लोग। यस और कुछ आगे 14 घंटे पढ़ रहे हो, वाह RJ सर रोस्ट, ठीक है। कॉल RJ सर घूम रहा है भाई, घूमने दो उसको। OC का कब होगा, OC और IUC का पहले हम लोग फिजिकल का रिवीजन करेंगे, एक बार फिजिकल पूरा हो जाए फिर हम लोग OC और IOC उसके बाद स्टार्ट होगा। जितना मुझे पता है शायद फिजिकल के बाद IOC स्टार्ट होगा, IOC के बाद आपका OC स्टार्ट होगा, ऐसा रिवीजन रहने वाला है, ठीक है। हाँ डन। इंटरेक्शन सेशन होगा जब ये सारे फिजिकल सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो किसी एक दिन इंटरेक्शन सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है। डन कर ले। हाँ समरी लेक्चर बोल तो दिया भाई, मिल जाएंगे, यही है। वैसे तो ये भी एक तरह की समरी लेक्चर ही है, बट चल तुझे अलग से चाहिए तो अलग से दे देंगे तुझे, ठीक है। ये रिवीजन लेक्चर्स में भी तो पूरा समराइज कराई दिया। डन 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 डन। तो कवर करते हैं, दैट इज ऑल। OC लास्ट में क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चाहिए ना उसमें, इसलिए। हाँ तो चलो यार आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आगे का जो होगा वो अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आप कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, टाइम थोड़ा खराब हुआ है, तो दैट इज इट। आधे घंटे का टॉपिक और बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कैसे तैसे करके, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से, बहुत सारा प्यार। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।